किन्हीं भी दो क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है तो उस कॉमन रूट को हमेशा 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 कैसे निकाला जा सकता है? दोनों क्वाड्रेटिक को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाला जा सकता है। कई सारा बच्चा क्या होता है, कॉमन रूट का सवाल आया नहीं कि बस ये कंसेप्ट उसने रट लिया, और कंसेप्ट रटने से आपको पता है मेन या एडवांस का सवाल नहीं होता जब तक उसकी तह तक आपको ना पता हो कि उसमें चल क्या। एक बात बता बच्चा कि अगर इस वाले क्वाड्रेटिक का एक रूट p प्लस रूट q हमने बोल दिया है तो दूसरा रूट p माइनस रूट q के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि यहां पे कोएफिशिएंट रैशनल नंबर। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों का? तो बच्चों, सभी बच्चों का आज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 में बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में बाय द वे हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, क्वाड्रेटिक के रूट्स में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, और बाकी क्वाड्रेटिक के रूट से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज के सवाल आते थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालना है, इन अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 कैसे निकालना है, इन चीजों की चर्चा हमने की थी। उसके अलावा बेटा एक जेई मेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग न्यूटन सम बोलते हैं। न्यूटन सम की भी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। और ये जो सीरीज हम लोगों ने आज के कुछ दिन पहले शुरू की थी, इसमें बच्चों की डिमांड पे इस सीरीज को जब शुरू किया था तो इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक फिलहाल सेट थ्योरी टॉपिक को कंप्लीट किया है, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया है। आज क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, और अगले ही लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जेई सिलेबस जैसा कि मेन और एडवांस में होता है, बिल्कुल कायदे से आपको इस चैनल पे करा रहे हैं। तो सारा बच्चा चैनल पे सब्सक्राइब रहेगा कि जिससे कि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करो। और आज के क्लास की शुरुआत हम लोग बच्चे कॉमन रूट्स के कंसेप्ट के साथ हम लोग करने वाले हैं। कॉमन रूट्स की चर्चा आज के क्लास में करने वाले हैं, और उसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसकी भी चर्चा आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। अब बिना किसी डिले के साथ हम लोग कॉमन कॉमन रूट वाले कंसेप्ट को शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे समझ में क्या आता है कि कॉमन रूट्स मतलब दो क्वाड्रेटिक के भीतर कुछ रूट्स कॉमन होंगे। तो हमें ये एनालाइज करना है कि अगर दो क्वाड्रेटिक में अगर रूट्स कॉमन है तो उनके कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होगा। जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मान लो मैं अगर लूं, मैंने बोला लेट्स से एक क्वाड्रेटिक अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता लग रहा है कि इसका एक रूट 1 के बराबर होगा, अगला रूट 2 के बराबर होगा। मान लो मैंने एक दूसरा क्वाड्रेटिक ले लिया। मान लो दूसरा क्वाड्रेटिक हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब इसका रूट क्या होगा बेटा? इसका एक रूट आपका 2 के बराबर है, अगला रूट 4 के बराबर है। अब जैसा कि साफ-साफ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में ये जो 2 वाला रूट है वो कॉमन रूट है। कॉमन रूट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रूट जो पहले क्वाड्रेटिक का भी रूट हो और उसके साथ-साथ वो दूसरे क्वाड्रेटिक का भी रूट हो। तो यहाँ पे हमें साफ-साफ पता लग रहा है कि x इज इक्वल टू 2 इज अ कॉमन रूट। अच्छा, कॉमन रूट को फिलहाल मैं शॉर्ट में CR लिख रहा हूँ। x is equal to 2 is a common root। अच्छा, तो मतलब दो क्वाड्रेटिक में हो सकता है कि उनमें एक रूट कॉमन हो जाए। मतलब ये वाला केस कौन सा हो गया? ये वाला केस ये वाला हो गया कि बेटा दो क्वाड्रेटिक के दरमियान एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। अच्छा, क्या दो क्वाड्रेटिक के बीच में दोनों रूट्स भी कॉमन हो सकते थे? जवाब है बिल्कुल हो सकता था। दोनों रूट कॉमन रहने का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले वाले क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हैं, वही दूसरे वाले क्वाड्रेटिक के भी रूट्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसका रूट हमें 1 एंड 2 पता है। अब एक मैं दूसरा क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, और तुम थोड़ा सा ध्यान देना, दूसरे क्वाड्रेटिक को लिखने के लिए बच्चा मैं पहले क्वाड्रेटिक को ही मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मान लो मैंने एक नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो मैंने दूसरा क्वाड्रेटिक लिया 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब ये मत बोलना कि इसका रूट 5 एंड 10 हो जाएगा। बेटा जब यहां से आप 5 को कॉमन लोगे तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ही बनेगा।
तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 5 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बनेगा। मतलब इस वाले क्वाड्रेटिक का भी जो रूट होगा 1 एंड 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसके बीच में हमें क्या दिख रहा है, इसके बीच में दिख रहा है कि दोनों रूट्स कॉमन है, बोथ रूट्स कॉमन। तो मतलब अगर किन्हीं भी दो क्वाड्रेटिक में रूट्स कॉमन है तो केस दो केसेस बन सकते हैं, या तो एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो सकता है या फिर दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं। दे हैव वन रूट इन कॉमन भी हो सकता है, दे हैव टू रूट्स इन कॉमन भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि वन रूट कॉमन वाले में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए और क्या क्या इसमें टोटल कंसेप्ट होते हैं जो कि जेई मेन या जेई एडवांस में ओवरऑल यूज हो सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि बोथ रूट्स कॉमन जो है, इस पे बहुत ही लिमिटेड वैरायटी के सवाल पॉसिबल होते हैं और ये वाला काफी ज्यादा इजी कंसेप्ट होता है। मतलब इसको खत्म करने में 15 मिनट का समय बहुत है, ये इतना इजी कंसेप्ट है। जबकि हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने वाले हैं जो थोड़ा सा रिलेटिवली एक चैलेंजिंग कंसेप्ट होता है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन के साथ, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, इसमें कई सारी चीजें पढ़नी है और अभी अब पिछले मतलब 2-3 साल पहले इसका मतलब लगातार क्वेश्चन आता चला जा रहा था कि कॉमन रूट का क्वेश्चन मतलब वो जेई मेन वाला लगातार पूछ रहा था। हालांकि लास्ट ईयर या सेकंड लास्ट ईयर मुझे नहीं लगता है कि जेई मेन में इसका कोई क्वेश्चन पूछा है, बट यू नेवर नो इट कि 2027 में 2028 में हो सकता है फिर से इसी एरिया को पूरा का पूरा फोकस करता रहे, ठीक है ना। तो किसी भी कीमत पे यहाँ पे कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। अब अगर अगर एक रूट कॉमन है तो यहाँ पे बेटा सबसे पहली चीज हमें सीखनी है, हाउ टू फाइंड द कॉमन रूट। ये पहली चीज है, हाउ टू फाइंड कॉमन रूट, ये पहली चीज। तो बेटा कॉमन रूट को निकालने का फंडा क्या है, फंडा बहुत ही सिंपल है कि दो क्वाड्रेटिक को, अब जैसे इसमें और इसमें हमें पता लग रहा है कि x इज इक्वल टू 2 एक कॉमन रूट है और वो कॉमन रूट हमें निकालना है। तो कॉमन रूट निकालने का कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट है कि इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, इसको आप क्या कर लो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या है, जैसे मैं भी कंसेप्ट वाइज में आपको बताता हूं कि मैंने मान लिया, अब जैसे यहां तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि x इज इक्वल टू 2 कॉमन रूट था, बट इसको एक मैं प्रोसेस से निकाल के आपको बताता हूं। तो प्रोसेस क्या है, मैंने बोला कि लेट x इज इक्वल टू अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट x इज इक्वल टू अल्फा बी द कॉमन रूट। तो लॉजिकल सी बात है बेटा, अल्फा पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना। तो इस केस में कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगला वाला इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बच्चा आपका अगला वाला इक्वेशन बन जाएगा। अब यहां से हमें अल्फा जो कॉमन रूट था उसको निकालना था। तो मानी सी बात है, इसको कुछ ऐसा कर दे जिससे अल्फा स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाए, तो दोनों को आप घटा दो। तो जब आप दोनों को घटाते हैं तो आपको क्या पता लगता है, अल्फा स्क्वायर गायब हो गया। 3 अल्फा में से 6 अल्फा जाएगा तो आपका 3 अल्फा बचेगा। 2 में से 8 जाएगा माइनस 6 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है। तो अगर किन्हीं भी दो क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है तो उस कॉमन रूट को हमेशा 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 कैसे निकाला जा सकता है, दोनों क्वाड्रेटिक को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाला जा सकता है। बात समझे ना। तो अगर दो क्वाड्रेटिक में एक रूट को, अब यहाँ पे मैंने अल्फा जानबूझ के रखा है, आप चाहते तो अगर डायरेक्ट सॉल्व करते तो तुम्हें पता था कि इसमें एक रूट कॉमन है, तो इसमें डायरेक्ट अगर मैं इसको सॉल्व करता, अगर मैं घटा देता तो भी वही बात आती। बट ये कंसेप्ट आपको पता लगे कि यहाँ पे एक रूट कॉमन था, तो उस कॉमन रूट को हमने अल्फा माना, अल्फा पहले को भी सेटिस्फाई कर दिया, दूसरे को भी सेटिस्फाई कर गया और दोनों जगह से हमने अल्फा को निकाल लिया। अब एक इसमें छोटा सा बच्चों को डाउट भी आता है कि सर इस हिसाब से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने का मतलब, अब इस डाउट को पहले मैं एड्रेस करता हूं कि सर मान लो आपने एक क्वाड्रेटिक ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लिया। अब इसका रूट -1 भी आता है, सॉरी इसका रूट -3 एंड -2 आएगा, ठीक है ना।
और मान लो एक दूसरा क्वाड्रेटिक आप ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लो, इसका रूट आपका बेटा 3 आता है। सर अगर यहाँ पे हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि आपने लास्ट वाले सवाल में फॉलो किया था, तो कुछ ना कुछ तो x की वैल्यू आएगी ही। जबकि ये बात कंफर्म है कि इनमें कोई भी कॉमन रूट नहीं है। ये बात कंफर्म है कि दे डू नॉट हैव कॉमन रूट, इसमें कोई भी कॉमन रूट नहीं है। फिर भी सर एक बार आप वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। आप वाला प्रोसेस क्या बोलता था कि भाई क्वाड्रेटिक को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, कॉमन रूट आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर सेम प्रोसेस मान लो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो बेटा क्या आता है, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 5x में से नेगेटिव 3x जाएगा मतलब 8x बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा मतलब 4 बचेगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 आ रही है। ये -1/2 सर क्या आया है? तो निश्चित तौर पे इन दोनों में कॉमन रूट तो कोई नहीं था, फिर भी हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, तो ये -1/2 सर क्या आया है? क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो तो सर हम किसी भी क्वाड्रेटिक में फॉलो करके कुछ कुछ निकाल सकते थे। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे कॉमन रूट था और सर आपका प्रोसेस जब हमने फॉलो किया तो वो कॉमन रूट हमें आ गए। बट इस वाले केस में x इज इक्वल टू माइनस हाफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जवाब बेटा सुन लो। एक छोटी सी मैं बात बोलता हूं, इस वाले क्वाड्रेटिक को हमने मान लिया पॉलिनोमियल px, इस वाले क्वाड्रेटिक को हमने मान लिया पॉलिनोमियल qx। एक छोटा सा काम हमें बताओ, पॉलिनोमियल p की वैल्यू आप माइनस हाफ पे बता दो, पॉलिनोमियल q की वैल्यू भी आप माइनस हाफ पे एक बार निकाल लो, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ। p की वैल्यू माइनस हाफ पे निकालते कितना आता है, आता है 1/4 माइनस 5/2 प्लस 6 आता है, यस और नो। q की वैल्यू माइनस हाफ पे निकालते तो आपका आता है 1/4 और माइनस हाफ का मतलब +3/2 प्लस 6 आता है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू को हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा हमने 4 एलसीएम ले लिया तो आपका 1 बन जाएगा, -10 हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 24 और एक 25 में से 10 गया, 15/4 आ रहा है। सर यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा और यहाँ पे 8 बन जाएगा। तो कहने का मतलब है फिर से 15/4 आ रहा है। अब तुम्हें कुछ समझ में आया? अगर दो क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट नहीं है फिर भी उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर हम गायब करते हैं तो हमें एक्स की एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जहां पे दोनों क्वाड्रेटिक की वैल्यू इक्वल आ रही है। मतलब बेटा अभी आपको ग्राफ नहीं पता, खैर आज ही की क्लास में डिस्कस करने वाले। यहाँ पे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए ये पहला वाला क्वाड्रेटिक था और ये मान लीजिए दूसरा वाला क्वाड्रेटिक था, तो बेसिकली आपको ये वाला पॉइंट कैपिटल P आ गया, मतलब ये जो कैपिटल P वाला पॉइंट है उसकी x वैल्यू माइनस हाफ के बराबर होगी, y वैल्यू 15/4 के बराबर होगी। तो जब दो क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट नहीं होता है और उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमें x की वो वैल्यू आती है जहां पे बच्चा दोनों क्वाड्रेटिक इंटरसेक्ट कर रहा होता है। बट ये जो P पॉइंट है, ये जिसका कोऑर्डिनेट वाइज हम लिख सकते हैं -1/15/4, ये पहले वाले ग्राफ पे भी लाई कर रहा है, दूसरे वाले ग्राफ पे भी लाई कर रहा है। तो P बेसिकली वो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। बट इस वाले केस में कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्वियस सी बात है कॉमन रूट नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू हमें लिखनी है जहां पे y 0 हो जाए। आज समझे ना। तो अगर दो क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट्स हैं, हम दो क्वाड्रेटिक को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म गायब करते हैं, तो हमें उस रूट की, हमें जो भी एक्स की वैल्यू आती है वो कॉमन रूट आ जाता है। जबकि अगर दो क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट नहीं है, उनको अगर हम ऐसे एक्स स्क्वायर का टर्म गायब करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो बच्चा हमें एक्स की वो वैल्यू आती है जहां पे दोनों क्वाड्रेटिक का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, या फिर हमें वो कॉमन पॉइंट आ जाता है। कॉमन पॉइंट का मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जो कि पहले ग्राफ पे भी लाई करता है, दूसरे ग्राफ पे भी लाई करता है। तो टेक्निकली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, टेक्निकली यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेटिक और इस वाले क्वाड्रेटिक का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है, बट वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रूट नहीं है। रूट नहीं क्यों है?
चूंकि भाई x इज इक्वल टू -1/2 पे दोनों ग्राफ की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, जबकि इस वाले केस में भी देखो तो तुमने बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाला है, बट यही जो अल्फा इज इक्वल टू 2 है उस पे पहला ग्राफ भी 0 हो रहा है, दूसरा ग्राफ भी 0 हो रहा है, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस वाले केस में 2,0 है, और यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली इसकी जो x वैल्यू है वो कॉमन रूट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि कॉमन रूट निकालना कैसे, यदि दो ग्राफ में कॉमन रूट्स हैं तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे कॉमन रूट आ जाएगा, ये पहली बात होगी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कॉमन रूट को निकालना कैसे है। अब एक बात मैं आपको छोटी सी बताता हूं बेटा, जैसे फैक्ट क्या है ना कि अगर मैं आगे मान लो आपको कुछ भी ना पढ़ाऊं, यहीं पे अगर मैं इस टॉपिक को रोक दूं, तो इतने से ही आप जेई मेन जे एडवांस का जो भी इतिहास में सवाल आया है हर सवाल को आप कर सकते हो, केवल इतने से ही। हालांकि मैं आगे आपको कुछ कुछ चीजें और पढ़ाने वाला हूँ, फॉर्मूले वगैरह कंसेप्ट वगैरह पढ़ाने वाला हूँ, बट मान लो हमें केवल इतना कॉमन सेंस आता है कि भाई कॉमन रूट निकालना कैसे होता है, तो इसके आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, इस वाली स्लाइड में लिख देता हूँ। अब जैसे अब देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत देखने को, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, हमने बोला एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस में मान लो है 2k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस के एक्स प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यही वाला आप अगर जेई की पुरानी आर्काइव उठा के देखोगे तो ऐसे टाइप के बहुत सवाल मिलेंगे। सवाल में पूछा क्या जा रहा है कि k की वैल्यू बता दो such that they have one root common। k की वैल्यू बता दो जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दे हैव वन रूट कॉमन। अगर ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया तो आगे का कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसको सीख जाना, बट तुम बोलोगे सर हम यही हमेशा लगाने वाले हैं, कोई भी सवाल इससे लगा सकते। तो हमने क्या बोला कि भाई साहब अगर दोनों का एक रूट कॉमन है, ये सवाल में दिया हुआ है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें k की वैल्यू बतानी है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें k की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहला काम करते हैं कॉमन रूट को निकाल लेते हैं। बेटा कॉमन रूट को निकालने का प्रोसेस क्या होगा, दोनों क्वाड्रेटिक को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ आप दोनों पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 1 है, जैसा कि हमने अभी किया था भाई कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, अल्फा स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया और हमने कॉमन रूट की वैल्यू को निकाल लिया, यस और नो। तो सेम प्रोसेस को अगर यहाँ पे फॉलो करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे हम स्टेप लिखते हैं फाइंड कॉमन रूट, ठीक है ना। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हमने घटा दिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एक्स में क्या जाएगा, माइनस के एक्स में ट्वाइस के एक्स जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, प्लस के एक्स बचेगा। 2k प्लस 1 में 2k माइनस 3 जाएगा, तो 2k प्लस आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ रही बच्चा है, x की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 4 अपॉन k के बराबर आ रही है, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब अगर x की जो वैल्यू आई है -4 अपॉन के, ऑब्वियस सी बात है बेटा ये आपको एक कॉमन रूट आ चुका है। यदि ये कॉमन रूट है, यदि ये कॉमन रूट है तो निश्चित तौर पे इस वाले क्वाड्रेटिक को भी और इस वाले क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई करेगा, ये बात बिल्कुल तय है। भाई अगर ये वाला जो नंबर है पहले का भी रूट है दूसरे का भी रूट है तो दोनों में से किसी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो अपनी मर्जी से। मान लो हमने पहले वाले को सेटिस्फाई करा दिया, तो बेटा देख एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स, तो माइनस ऑफ के एक्स की जगह हमने डाला -4 अपॉन के और प्लस में 2k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ या ना। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, ये बच्चा आपका बन जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएगा, +4 बन जाएगा, और प्लस में आपका लिखा है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये आपका बनेगा 16 प्लस में आपका 4k² हो जाएगा। के स्क्वायर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ जाएगा 2k³ प्लस में आपका आ जाएगा k² इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो ये कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 2k³ प्लस में आपका आ रहा है 5k² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब जैसे प्रॉब्लम मेकर करता क्या है? अब जैसे प्रॉब्लम मेकर को पता है, अब जैसे मैंने एक बिल्कुल ही रैंडम सा सवाल आपके सामने लिख दिया। अब रैंडम से सवाल में क्यूबिक आती है। इस क्यूबिक का जो रूट है, बहुत आप आसानी से कोई नहीं बता सकता। इस जो क्यूबिक का बेटा रूट होगा, उसको बहुत आसानी से कोई नहीं बता सकता। बात समझे ना? तो प्रॉब्लम मेकर इस केस में करता क्या है कि अगर, अब जैसे यहां पे अगर मान लो अगर ये बहुत अच्छा इक्वेशन आता, तो बोलता के की वैल्यू बता दो। जैसे इसी डेटा को अगर मैं हल्का सा चेंज कर देता, मे बी अगर यहाँ पे मैं के वेरिएबल रखने के बजाय अगर मैं केवल यहाँ पे वेरिएबल के रखता, तो के में क्वाड्रेटिक आ जाती, हम के की दोनों वैल्यूज निकाल भी सकते थे। तो प्रॉब्लम मेकर को ये बात कंफर्म पता है कि इस वाले क्यूबिक का रूट आसानी से कोई निकाल भी नहीं पाएगा और इसका कोई अच्छा रूट आ भी नहीं रहा है। तो इस केस में प्रॉब्लम मेकर क्या करता है? प्रॉब्लम की लैंग्वेज को ट्विस्ट कर देता है। प्रॉब्लम की लैंग्वेज को ट्विस्ट क्या करेगा? उसको पता है कि यही रिलेशन बच्चा अल्टीमेटली निकालेगा। तो ऑब्जेक्टिव बट क्या बनाएगा? ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि अगर इनका एक कॉमन रूट है, मतलब अब जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनाओ, दे हैव अ कॉमन रूट, दे हैव अ कॉमन रूट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, और उसी चीज को लिख देगा कि भाई प्रूव दैट 2k³ प्लस 5k² प्लस 16 जो है 0 के बराबर है। या फिर चार ऑप्शन दे देगा। चार ऑप्शन क्या देगा? एक ऑप्शन में +16 लिखेगा, एक में -16 लिख देगा, एक में +5k² लिखेगा, एक में -5k² लिख देगा। अब बताओ चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जो मान लो बहुत कमजोर बच्चा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये कहां से, ये क्यूबिक क्यूबिक कहां से आ गया? बट तुम्हें बेटा अपने बेसिक प्रोसेस को फॉलो करना है। बेसिक प्रोसेस यहाँ पे ये बनता है कि भाई अगर इन दोनों में एक कॉमन रूट है, तो पहली बात कि हमें कॉमन रूट निकालना आना चाहिए। दूसरी बात, अगर कॉमन रूट है तो कॉमन रूट पहले वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, कॉमन रूट बच्चा दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कॉमन रूट को हम चाहे पहले में डालें चाहे दूसरे में डालें, एक रिलेशन हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे रिलेशन के में क्यूबिक आ रहा था, कई आमतौर पे एग्जाम में यहाँ पे के में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, कई बार के में लीनियर आ जाएगा, तो के की एग्जैक्ट वैल्यू भी पता लग जाएगी। बट दिस इज अ बेटर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप सोचो ना ऑप्शन आ जाए कि इनमें कॉमन रूट है और इसी टाइप के अगर चार ऑप्शन लिखे हो प्लस माइनस चेंज कर करके, तो दिखने में कितना भयावह लगेगा, जबकि था कितना आसान। अब इनफैक्ट बेटा सच्चाई ये है कि कॉमन रूट का तुम जेई का, एडवांस का, मेंस का कोई सवाल उठा लो, तुम इस मेथड से हमेशा सॉल्व कर सकते हो। बट एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और बोलूंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताऊंगा। छोटी सी बात क्या है कि बेटा कॉमन रूट पे कई बार मतलब थोड़े सेटिंग वाले सवाल आ जाते हैं। अब सेटिंग वाले सवाल क्या है, उसमें कॉमन सेंस और भी भयानक लेवल पे लगता है। एक बेटा मैं छोटा सा मैं सेटिंग वाला सवाल मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। अब जैसे सेटिंग वाला सवाल देखिएगा, सेटिंग वाला सवाल। अब सेटिंग वाले सवाल में बिल्कुल कोई कंसेप्ट ही नहीं लगा। मैंने बोला एक मान लो क्वाड्रेटिक दिया है x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक मान लो आपको दिया है x² प्लस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? हमने यहां पे बोला दे हैव वन रूट कॉमन, दे हैव वन रूट कॉमन, तो उस केस में बता दो के की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा इसमें और भी बेसिक लेवल का कॉमन सेंस लगता है। भाई यहाँ पे सेटिंग क्या है? यहाँ पे सेटिंग के नाम पे बेटा एक ही चीज है, यहाँ पे सेटिंग के नाम पे एक ही चीज है कि दोनों क्वाड्रेटिक में अगर आप पहले वाले क्वाड्रेटिक को देखोगे तो उसका रूट इजिली आ सकता है। ये पहले ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 1 and 2 आर रूट्स ऑफ
x इज इक्वल टू 1 एंड 2 आर रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ये बात आपको समझ में आती है? तो अब अगर ऐसा कोई सवाल आता है जहां पे एक क्वाड्रेटिक बहुत आसानी से फैक्टराइज्ड हो सकता है, तो उसको भाई फैक्टराइज कर लो। अब होगा क्या भाई? होने को क्या हो सकता था कि भाई 1 एंड 2 इसका रूट है, हो सकता है x इज इक्वल टू 1 कॉमन रूट हो जाए। भाई अगर 1 एंड 2 इसका रूट है तो कॉमन वाला रूट कौन सा होगा? तुम बोलोगे सर कॉमन वाला रूट 1 भी हो सकता था, कॉमन वाला रूट 2 भी हो सकता था। तो इसमें बेटा आप दो को इसे सिंपली बना लो। केस नंबर 1 क्या बन गया? व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज CR। व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज CR। तो अगर x इज इक्वल टू 1 CR है तो 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 यहाँ पे बेटा सेटिस्फाई करा दो, समझे ना? तो कितना बनेगा? ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर, और सॉरी x की जगह 1 डाल रहे हैं ना, ये बनेगा 1 प्लस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब k की वैल्यू -6 आ रही है। या फिर कई बच्चा बोलेगा सर जरूरी थोड़ी ना था कि x इज इक्वल टू 1 ही कॉमन रूट हो, सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 भी कॉमन रूट हो सकता था। तो अगला हमने बोला व्हेन x इज इक्वल टू 2 इज CR। तो भाई 2 इसको सेटिस्फाई करा दो। 2 सेटिस्फाई अगर हम कराते हैं तो आपका ये 4 आता है, यहाँ पे हमने x की जगह 2 रखा तो 2k हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू बच्चा कितनी आ रही है? -9/2। 5 प्लस 4/2। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ रही है -9/2। मतलब इस वाले प्रॉब्लम का जो फाइनल आंसर होगा, इस वाले प्रॉब्लम का बेटा जो फाइनल आंसर होगा वहां पे k की दोनों वैल्यूज अलाउड है। यदि k इज इक्वल टू -6 है तो इन दोनों के दरमियान x इज इक्वल टू 1 एक कॉमन रूट हो जाएगा। यदि k की वैल्यू -9/2 है तो इन दोनों के दरमियान x इज इक्वल टू 2 एक कॉमन रूट हो जाएगा। तो भाई इस वाले सवाल में क्या था कि अगर दो क्वाड्रेटिक दिया है, एक बहुत इजीली फैक्टराइज्ड हो सकता है तो उसको फैक्टराइज कर लो। अब जो इजीली फैक्टराइज्ड हो गया उसके दो रूट्स आ गए। अब कॉमन रूट तो भाई अब x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता था, x इज इक्वल टू 2 भी हो सकता था। थोड़ा सा अगर इसको हम और भी डीप लेवल पे देखना चाहते हैं तो एक मैं छोटी सी चीज आपको और दिखा देता हूं, आपको ये सवाल बिल्कुल डायमंड क्लियर हो जाएगा। ऐसा आपको दिखने लगेगा ना, आपको लगेगा सर यार बहुत गजब लेवल की क्लैरिटी आ गई। एक काम करते हैं, k की जगह -6 डाल के इस क्वाड्रेटिक को एक बार देखते हैं क्या बन रहा है। इस वाले में हम लोग k की जगह -6 डालें तो k की जगह -6 सेकंड वाले में डालोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर -6x प्लस 5 बनेगा। इसको बेटा फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर आएगा, सही ना? k की जगह हमने क्या डाला? -6 डाला। हाँ, तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर आपका, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? हाँ सही तो है, सही है। हाँ, तो एक फैक्टर आपका आएगा x-1 और एक फैक्टर आपका आएगा x-5। मतलब उस केस में इसका रूट 1 एंड 5 आ रहा है। अब बेटा ऑब्जर्व करो, यहां पे जब हमने k की जगह -6 डाला तो सेकंड वाले क्वाड्रेटिक का एक रूट आता है 1, अगला रूट आता है 5। पहले वाले क्वाड्रेटिक का रूट क्या था? 1 एंड 2 था। याद करो, इसका रूट क्या था? 1 एंड 2 था। इसका रूट k इज इक्वल टू -6 पे कितना आ रहा है? 1 एंड 5 आ रहा है। दोनों को दरमियान कौन सा कॉमन रूट दिख रहा है? x इज इक्वल टू 1 कॉमन रूट दिख रहा है। हाँ या ना? सेम फैशन में बेटा जब k की जगह -9/2 आप लोग यहां पे डालोगे तो इसके दो रूट्स आएंगे। उन दोनों में से एक रूट की वैल्यू होगी 2, दूसरा रूट कोई नया अलग नंबर होगा। एक रूट की वैल्यू यहां पे होगी 2, दूसरा रूट कोई अलग नंबर होगा। मैं बता देता हूं, दूसरा रूट 5/2 होगा। जब यहां पे हम k की जगह -9/2 डालेंगे तो जो इसके दो रूट्स आएंगे, एक रूट की वैल्यू होगी 2, दूसरा रूट होगा 5/2। इसका रूट 1 एंड 2 था। फिर क्या दिखेगा? दोनों के दरमियान x इज इक्वल टू 2 एक कॉमन रूट दिख जाएगा। तो भाई एक बात आप सोचिए, यहां पे क्वाड्रेटिक फैक्टराइज्ड हो सकता था, हमने फैक्टराइज करके k की वैल्यू को आसानी से निकाल लिया। फैक्टराइज करके हमने इसका रूट निकाला, दो केसेस बना दिए। सर अगर इसी वाले सवाल में अगर मान लो हम ये वाला प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं तो भी बेटा निश्चित तौर पे आंसर आसानी से ही आता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। मतलब ये वाला जो प्रोसेस क्या था? कॉमन रूट को निकाल के किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, यही प्रोसेस था ना। अगर इसी प्रोसेस को मान लो मैं इसी सवाल में फॉलो करना चाहता था तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं बेटा, मैं स्लाइड को थोड़ा सा मैं डुप्लीकेट करता हूं
मैं आपको प्रोसेस फॉलो करके मैं दिखाता हूँ। सेटिंग वाला सवाल में प्रोसेस फॉलो करके दिखाती हूँ। तो प्रोसेस अब देखो के की आंसर को आप लोग ध्यान रखना। इसका मेथड नंबर 2 एक बार सीखते हैं, ठीक है ना। मेथड 2 क्या होगा सर? पहले कॉमन रूट को निकाल लेते हैं। तो कॉमन रूट को निकालने के लिए करेंगे क्या बेटा, हमने दोनों को घटा दिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -3x -kx, तो क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ x इंटू के प्लस 3 बनेगा बच्चा, आया ना, ठीक है ना। 2 में से 5 गया, -3 बनेगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन रूट x की वैल्यू क्या आ गई, वो बेसिकली आ गई 3 डिवाइडेड बाई के प्लस 3। ये बेसिकली बेटा कॉमन रूट की वैल्यू आ गई विद नेगेटिव साइन। अब ये जो कॉमन रूट है, ये पहले को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों में से सर किसी को भी सेटिस्फाई करा देते हैं। तो मान लो हम पहले को ही सेटिस्फाई करा देते हैं भाई, ऐसा लो। और पहले को भी थोड़ा सा अगर बुद्धि लगा के सेटिस्फाई करवाओ तो बहुत मजा आ जाएगा। बुद्धि लगा के क्या सेटिस्फाई करवाए, आप चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्स की जगह चलो डायरेक्ट ही रख देते हैं, फालतू बुद्धि नहीं लगाते। मैं क्या सोच रहा था कि इसको फैक्टराइज करके मैं एक्स की वैल्यू को रखता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बनता। ऐसे करें या डायरेक्ट रखते हैं, बताओ भाई। मैं सोच रहा था कि इसको फैक्टराइज कर दो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया, और उसके बाद में वैल्यू को रखोगे थोड़ा सा आसान बन जाएगा। डायरेक्ट रखोगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फिर भी वैसे हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, तो तुम बोलोगे सर जगह जगह पे सर तिकड़मबाजी लगाते रहते हैं। ऐसा कोई तिकड़मबाजी होती नहीं भाई, ठीक है ना। वो तो बस प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मैं तिकड़मबाजी कुछ नहीं लगाता हूँ, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो आपका बनेगा 9/k+3 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9/k+3, प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, हाँ या ना बेटा। k+3 होल स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात ध्यान रखना, वो बेवकूफी नहीं कर रहा हूं कि इस वाले को मैं दूसरे वाले में रख दूं, रखने पे आंसर आएगा, बट फालतू में क्यों लफड़ा लेना जब पहला वाला क्वाड्रेटिक सिंपल है। तो हाँ या ना, लॉजिकल सी बात है ना। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो k+3 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2 टाइम्स k+3 का होल स्क्वायर, समझे ना। ये आपका हो जाएगा 9 टाइम्स k+3, यस और नो, और प्लस में आपका आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। प्लस में आपका कितना आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक को बेटा थोड़ा सा एक बार बना लेते हैं, के की वैल्यू को निकाल लेते हैं ना। तो आपका क्या बनेगा, मैं ऊपर वाले को भी थोड़ा सा, अब देखो अगर इसमें जो सेटिंग वाले सवाल में अगर मान लो मैं बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से करता हूं, आपको दिख रहा है भाई सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, फालतू में नहीं बढ़ गया, फिर भी करके देखते हैं। अगर उठा लिया तो 2 टाइम्स ये बनेगा k² प्लस 6k+9, ठीक है ना। 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में आपका हो जाएगा 9k+27+9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यस और तो कहने का मतलब ये बन जाएगा 2k², ये बनेगा 6 दूनी 12 और 12 9 21, प्लस में 21k, और यहाँ पे 18 आ रहा है, और ये 27 और 9 36, और 18 45, प्लस में आपका आ गया 45 इज इक्वल टू 0, समझे ना। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या, 90 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 15 और 6 के फॉर्म में फैक्टराइज होगा। तो कहने का मतलब ये बन जाएगा 2k² प्लस 6k प्लस 15k प्लस 45 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा अगर हमने 2k को कॉमन लिया तो आपका k+3 हो जाएगा। यहां से आपने अगर आपने 15 को कॉमन लिया तो आपका k+3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सही है ना भाई। कुछ हमने कैलकुलेशन कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया था, दोनों को हमने घटाया, हाँ चलो ठीक है। तो एक तो k की वैल्यू आ रही है -15/2, दूसरी वैल्यू आ रही है -3। आंसर क्यों नहीं मैच हुआ भाई, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आंसर क्यों नहीं मैच हुआ, एक बार मेथड नंबर 1 में मैं कैलकुलेशन को चेक कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 1 अगर कॉमन रूट था, अरे यहाँ तो -6 अपना भी आया क्या, एक मिनट देख लेते हैं। -6 नहीं आया, बिल्कुल सही तो सॉल्व किया यार।
x इज इक्वल टू 1 कॉमन रूट था, 1 को रखा तो -6 आ गया, 2 कॉमन रूट था, 2 यहाँ पे रखा, 4 प्लस यानी ये आंसर -9/2 बिल्कुल सही है। अगला हमने क्या किया, हमने कॉमन रूट को निकाला, तो बच्चा x की वैल्यू तो हमने यहाँ पे सही निकाली है, -3/k+3, और यहाँ पे फिर हमने पहले वाले में x को डाला था, तो ये भी सही है। और अरे शिट यार, अच्छा पहले वाले में डाला था, सही तो था, तो 9 अपॉन, और बिल्कुल तो सब सही जा रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो गई है भाई साहब, 2 टाइम्स k+3 होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम k+3 प्लस 9 k+3 होल स्क्वायर भी हमने सही लिखा है, तो k की वैल्यू ये आ रही है, कहाँ पे दिक्कत, 90 और 21 को फैक्टराइज भी सही किया है, तो k की वैल्यू यहाँ पे अलग क्यों आ रही है, इस कैलकुलेशन को एक बार अपन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चा? लास्ट वाले वीडियो के एंड, अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई? मजा आ रहा है? तो भाई मैं तो इसलिए आ गया कि सोचा थोड़ा झकझोर लूं, हिला लूं, ताकि तुम कहीं सो तो नहीं रहे हो, यह पता चल जाए। देखो अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा सही रहे, वो वाली नहीं ये वाली, और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं, और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है, और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडिंग में ये कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर हो गया था, तो मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला स्टेप पूरा गलत हो गया था, तो वीडियो को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा लास्ट से और यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, शुरू करते हैं। तो बच्चों अब ये वाली चीज आपको आ गई, इसको एक बार अपन सॉल्व करते हैं। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2k², ये है 12k प्लस 9k, मतलब प्लस में 21k हो जाएगा, प्लस में 18 प्लस 36, 18 प्लस 36 आपका 54 होता है, तो प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यस और नो? अब देखिए 54 इंटू 2 108 आना चाहिए, और 108 के साथ 21 आना चाहिए, सही है ना? तो 108 और 21 के फॉर्म में इसको हमें ब्रेक करना है, तो 12 और 9 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 2k² प्लस में 12k प्लस में 9k प्लस में 54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमने 2k को कॉमन लिया तो आपका ये k+6 आ जाएगा, प्लस 9 को आप लोग कॉमन ले, फिर से आपका k+6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो k की एक वैल्यू आ रही है -6, और अगला फैक्टर है 2k प्लस 9, वहां से k की वैल्यू आ रही है -9/2, जो कि देखिए सेटिंग वाले सवाल में अदरवाइज भी यही आता था। तो बच्चा जी कहने का सेंस क्या है कि अगर एक रूट कॉमन का कोई भी सवाल आता है, तो अब एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं क्या 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 था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉमन रूट को निकालने का मेथड। कॉमन रूट को निकालने के मेथड के हिसाब से आप इस टाइप का कोई भी सवाल कर सकते हो। बस कॉमन रूट को निकाला, किसी भी क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड नंबर पे बोला हमने सेटिंग वाला सवाल क्या होता है, सेटिंग वाला सवाल आपका ये होता है जहां पे दोनों में से एक क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कर सकते हो, आप केसेस बना के k की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। सेटिंग वाले सवाल में अगर अपन अपना वाला मेथड लगाते हैं तो भी आंसर आता है,
बट ये है कि थोड़ा सा वहां पे लेंथ आपका बढ़ जाता है। तो मेथड नंबर 2 उतना सुपीरियर नहीं है, बट आपको बताने के लिए कि ये जो मेथड मैंने आपको बताया कॉमन रूट को निकाल के क्वाड्रेटिक में सेटिस्फाई कराना, ये मेथड बेटा आपका हर जगह वैलिड होता है। अब आप मतलब इसके अलावा बेसिकली आपको किसी नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मतलब इसका कंसेप्ट एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अगर किन्हीं भी दो क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन होता है तो बेटा कॉफिशिएंट में ये वाला कंडीशन पाया जाता है जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ये कॉफिशिएंट का कंडीशन है, काफी गंदा सा कंडीशन आता है। इसको भी याद रखने का एक छोटा सा शॉर्टकट है। इसको भी सवालों में लगा के, जो ऐसे टाइप का सवाल जो मैंने यहाँ पे जैसे किया था, इस टाइप के सवाल में ये लगा के जो हमने के का रिलेशन निकाला था, वो के का रिलेशन आप बेसिकली ये वाला कंसेप्ट लगा के भी सेम रिलेशन को निकाल सकते हो। अब ये रिलेशन को हम लोग याद कैसे रखते हैं? इस रिलेशन को बेटा याद रखने का शॉर्टकट है कि मिडल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला वाला इनटू तीसरा वाला। अब ये मिडल और पहला और तीसरा का क्या मतलब है, इस बात को एक बार समझते हैं। इस बात को समझने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग समझ लो। एक चीज होती है जिसका नाम होता है बेटा डिटर्मिनेंट। अब ये हो सकता है 11वीं के बच्चे को उतना ना पता हो, तो इस चीज को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। एबीसीडी 4 नंबर लिखे, इसकी कुछ वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम इनको इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एडी आता है, इनको इनको मल्टीप्लाई करते हो आपका बीसी आता है, तो एडी माइनस बीसी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब इस चीज से हम ये वाला फॉर्मूला एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, एक आपका क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक बच्चा आपका लिखा है a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां पे बच्चा मिडल का मतलब क्या होता है कि इस x वाला जो मिडल वाला टर्म है इसको आप भूल जाओ, और जो कॉफिशिएंट आ रहा है उसका आप डिटर्मिनेंट लिख दो। जो कॉफिशिएंट आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट लिख दो। कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, a1 c1 a2 c2। तो एक डिटर्मिनेंट आप बना लो, उस डिटर्मिनेंट को हम लोग मिडल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मिडल का मतलब है कि बीच वाला टर्म भूल के कॉफिशिएंट क्या आया, a1 c1 a2 c2 आया, ये मिडल का मतलब होता है। अच्छा, पहले का मतलब क्या होता है? पहले का मतलब पहले वाले टर्म को आप भूल जाओ। पहले वाले टर्म को भूलने के बाद में कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, b1 and c1 b2 and c2 आ रहा है, समझे ना। इसका एक डिटरमिनेंट बना लो। तो इसका एक बार हम लोग डिटरमिनेंट बना लेते हैं। तो फर्स्ट का मतलब क्या होगा, फर्स्ट का मतलब होगा डिटरमिनेंट ऑफ b1 c1 b2 c2। तो b1 c1 b2 c2। थर्ड का मतलब क्या होता है? अब थर्ड का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर ये कांस्टेंट वाले जो तीसरा वाला टर्म है उसको भूल जाए। कॉफिशिएंट क्या है, a1 b1 a2 b2 है, उसका एक डिटरमिनेंट बना ले। तो आपका ये हो जाएगा a1 b1 a2 b2। और आप देख लीजिए यहाँ पे वही चीज लिखी है। मिडल का मतलब होगा a1 c2 माइनस a2 c1। यहाँ पे क्या लिखा है, a1 c2 माइनस, अब होल स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे माइनस हो चाहे यहाँ पे प्लस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आती है? तो ये वही चीज लिखी है, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पहला। पहले का मतलब क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। थर्ड का मतलब क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1। तो बहुत सारे सवाल में जहां पे आपको अननोन कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह निकालनी होती है, तो आप इस मेथड के बजाय अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो भी आंसर आपका आ सकता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अब आपकी चॉइस है आप करना कैसे चाहते हो। बट बेसिक बात है कि इसको बिल्कुल, कई सारा बच्चा क्या होता है, कॉमन रूट का सवाल आया नहीं कि बस ये कंसेप्ट उसने रट लिया है, और कंसेप्ट रटने से आपको पता है मेन या एडवांस का सवाल नहीं होता जब तक उसकी तह तक आपको ना पता हो कि उसमें चल क्या रहा है। अब इसके कुछ कुछ सवालों को हम और लगाते हैं। जैसे पहला सवाल देखते हैं, अब ये बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट पे अटैक कर रहा है कि तुम्हें कॉमन रूट का बेसिक कंसेप्ट पता है कि नहीं पता। यहाँ पे कंडीशन वगैरह लगाने से कुछ नहीं होगा। सवाल में बोला क्या जा रहा है, ये वाला बेटा एक इक्वेशन है, ये वाला दूसरा इक्वेशन है, दोनों में हैव अ कॉमन रूट, दोनों का एक रूट कॉमन है। अगला क्या बोला जा रहा है, सेकंड वाले इक्वेशन का इक्वल रूट है, तो 2 टाइम्स बी प्लस डी बता दो। अब इसमें आपको कंडीशन लगाओगे मिडल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला इंटू तीसरा, कुछ बनेगा ही नहीं। तो बेसिक जो आपके अंडरस्टैंडिंग है कॉमन रूट की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लगाना है, ठीक है ना। अब हम सेकंड वाले इक्वेशन पे बेटा फोकस करते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन का इक्वल रूट है,
तो भाई सेकंड वाले इक्वेशन का रूट आप अल्फा कॉमा अल्फा लिख सकते हो, यस और नो, ठीक है ना। तो अगर हमने सेकंड इक्वेशन के रेफरेंस में अगर हमने बोला इक्वल रूट का मतलब हो गया, हमने बोला लेट अल्फा कॉमा अल्फा बी द रूट्स, अल्फा कॉमा अल्फा बी द रूट्स। अगर ऐसा कुछ है तो सम ऑफ द रूट टू अल्फा जो होना चाहिए वो बेसिकली माइनस ऑफ प्लस ए के बराबर होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर जो होना चाहिए वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी के बराबर होना चाहिए। अच्छा बाय द वे, अगर यहां से आप अल्फा को एलिमिनेट करते हो तो वही डी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन आपको आ जाती है। जैसे कई बच्चा सोच रहा होगा सर इक्वल रूट है तो आपने डी जीरो क्यों नहीं किया। अब तुम खुद सोचो ना, जब यहाँ पे अल्फा ए अपॉन टू आ रहा है, यहाँ पे अल्फा की जगह ए अपॉन टू डालो तो ए स्क्वायर अपॉन फोर जो है बी के बराबर है, मतलब ए स्क्वायर फोर बी के बराबर है, और ए स्क्वायर इक्वल टू फोर बी कहाँ पे आता, डी इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे आता। तो भाई पहले वाले को हमने इंटरप्रेट कर लिया कि इक्वल रूट होने का क्या मतलब था, सेकंड वाली इक्वेशन को। अब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखता हूं। फर्स्ट वाले इक्वेशन का भी बेटा एक रूट अल्फा ही है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2b प्लस 2d पूछा जा रहा है। थोड़ा सा फोकस करना, आंसर पे भी फोकस करो। आंसर निकालना है हमसे 2 टाइम्स b प्लस डी, हमें आंसर में निकालना था, हाँ या ना। अच्छा 2 टाइम्स, अच्छा b क्या होगा भाई, इस इक्वेशन का दोनों रूट अल्फा के बराबर था तो b क्या होगा, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, यानी हमें निकालना है 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस, अच्छा d क्या होगा, d इस वाले इक्वेशन का बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा। अब एक बात समझिए, इन दोनों के दरमियान अल्फा वाला रूट कॉमन था, तो इस वाले इक्वेशन का रूट हम लोग मान सकते हैं एक रूट तो निश्चित तौर पे अल्फा होगा, वो रूट होगा जो इस वाले इक्वेशन के साथ कॉमन था। दूसरा रूट कोई नया नंबर बीटा होगा, हाँ या ना। तो इसका इक्वेशन, इसका रूट अल्फा एंड बीटा हो गया। तो यहाँ पे डी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, डी की जगह प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा हो जाए। ये हमें आंसर निकालना है। एक काम करते हैं बेटा, टू तो बाहर है, अल्फा को हमने कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, सर बिल्कुल पता है, अल्फा प्लस बीटा सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, हाँ या ना, सही ना। अच्छा अल्फा कितना होगा, अब आंसर पे डिपेंड करता है, अल्फा की जगह ए अपॉन टू लिख सकते हैं या फिर अल्फा की जगह हम मतलब अंडर रूट ऑफ बी वगैरह भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे एक बार मैं अल्फा की जगह ए अपॉन टू डाल देता हूँ। तो आंसर कितना आ गया, ए सी के बराबर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं लगा, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लगा। बात समझ में आती है। तो इसी वजह से मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ भी इंट्रोड्यूस करने के पहले मैंने आपको बेसिक बताया कि भाई कॉमन रूट का मतलब क्या है। अब जैसे इस वाले सवाल को देखते हैं, ए के बेटा पहला वाला क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है और बच्चा ए के दूसरा वाला क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बी प्लस सी अपॉन टू नॉट इक्वल टू जीरो, हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों के दरमियान एक रूट कॉमन है तो इसकी वैल्यू बता दो, ए माइनस फोर बी प्लस टू सी। अब दो चीजें हो सकती है, कई सारा बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा देते हैं मिडल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला इंटू तीसरा, बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूला लगाने के बजाय अगर यहाँ पे हम बेसिक मेथड लगाएं तो आंसर थोड़ा सा बेहतर तरीके से आएगा। हालांकि कैलकुलेशन दोनों में ही मॉरलेस बनेगा ही, मतलब कम कैलकुलेशन नहीं होगा जो मुझे लग रहा है, बट मैं मान लो बेसिक मेथड लगाता हूँ। कि बेसिक मेथड क्या था कि अगर दोनों में कॉमन रूट है तो बेसिक मेथड ये था कि कॉमन रूट को निकालो, कॉमन रूट को निकालो और कॉमन रूट को निकालने के बाद किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो। तो ये बेसिक मेथड मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। मैंने ऐसा क्यों ऑब्जर्व किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखा, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखा, तो मुझे पता लग गया कि दोनों को घटाने पे एनीवे एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, कॉमन रूट बहुत इजीली आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को हम घटाते हैं, बेटा एक्स स्क्वायर गायब होगा, ये बनेगा सी एक्स और ये बनेगा प्लस टू बी एक्स, सी एक्स प्लस टू बी एक्स बनेगा। यहाँ पे लिखा है माइनस बी और यहाँ पे लिखा है सी अपॉन टू, तो ये बनेगा माइनस बी माइनस सी अपॉन टू की वैल्यू जीरो आ जाएगी। यहाँ से बच्चा अगर हमने x को कॉमन लिया तो आपका आ जाएगा c प्लस टू बी। इसको राइट हैंड साइड पे ले जाके टू एलसीएम लेते हैं तो फिर से कितना आता है, टू बी प्लस सी अपॉन टू आता है। आप सेटिंग देख रहे हैं सवाल में, x की वैल्यू बेसिकली किसके बराबर आ गई, x की वैल्यू हाफ के बराबर आ गई। सवाल में ये क्यों दिया था, अच्छा ये थोड़ा सा ये हालांकि गड़बड़ लिखा है, ये टू बी प्लस सी अपॉन टू होना चाहिए।
सवाल में क्यों लिखा था कि अच्छा वैसे ये भी सही है b प्लस सी अपॉन टू, सवाल में क्यों दिया था b प्लस सी अपॉन टू 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि b प्लस सी अपॉन टू हमें दोनों साइड से कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए दिया था भाई कि मतलब इसको आप दोनों साइड में कैंसिल कर सकते हो। अगर ये 0 के बराबर होता तो एक और केस आ जाता c माइनस 2b के बराबर, ठीक है ना। एनीवे x इज इक्वल टू हाफ कॉमन रूट आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो मैं पहले वाले में रख देता हूँ, हाफ रखा तो आपका ये हो जाएगा a अपॉन 4, हाफ यहाँ पे रखा तो प्लस में हो जाएगा c अपॉन 2, हाफ यहाँ पे रखा माइनस b इज इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a प्लस 2c माइनस 4b की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, वही पूछा गया था। अब यहाँ पे अगर आपको प्रोसेस ना पता हो, यकीन मानिए बेटा अगर आप फॉर्मूला लगाते ना तो इतना जो अभी इतना इजी सवाल ये लग रहा है ना, ये इतना इजी सवाल नहीं था, आंसर पक्का आता। बट वही बात है, अभी हमने इसको 4 लाइनों में कर दिया, 4 के बजाय 8 लाइनें आपको लिखनी पड़ती, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा पेचीदा लेवल का होता। तो भैया जहां तक हम कॉमन रूट निकाल सकते हैं अगर इजीली, तो कॉमन रूट को ऑब्वियसली निकाल के हम सेटिस्फाई करा देंगे, सबसे इजी मेथड है। इनफैक्ट मैं एक बात बताऊं, मतलब एक बार ऐसे मैं कोई क्लास पढ़ा रहा था, उसमें मेरा मन हो गया कि आज मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ही नहीं, और उसमें मुझे क्या था कि इस कॉमन रूट के जेईई मेन के सारे सवाल कराने थे, मैंने जेईई मेन जेईई एडवांस का हर एक सवाल हमने बिना फॉर्मूला लगाए कर दिया, और इजी तरीके से ही हुआ था, ठीक है ना। बट हालांकि पूरी नॉलेज मैं इसलिए देता हूं कि अगर किसी बच्चे को मानो यार फॉर्मूला लगा के करते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे यहाँ पे, अब इसको मान लो मैं दोनों तरीके से तुम्हें करके दिखाता हूं, जिससे कि तुम्हें एक बार मेथड पे ग्रिप आ जाए, ठीक है ना। फॉर्मूला से भी करके दिखाऊंगा, और फॉर्मूले के अलावा कॉमन रूट निकाल के रखने से भी करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके से मैं यहाँ पे करके दिखाने में आपको इंटरेस्टेड हूं। अब ये सवाल होते होते 100% आपका ग्रिप मजबूत हो जाएगा, और आप खुद ही बोल दोगे सर आगे इस पे एक भी सवाल आप ना कराओ, हम करेंगे खुद से सब कुछ। देखते हैं क्या है मेथड वन। मेथड वन मतलब नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला। अच्छा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है बेटा, अभी अगर डायरेक्ट अगर घटा दोगे तो एक्स स्क्वायर गायब तो होगा नहीं, तो अगर हमें कॉमन रूट निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, एक्स स्क्वायर को गायब करना है। पहला इक्वेशन लिखा है थ्राइस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दूसरे को बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 8ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन रूट निकालने के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, 2x स्क्वायर गायब हुआ, थ्राइस ax में से 8ax जाएगा, माइनस ऑफ 5ax बनेगा, -9 -6 -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव 15/5 है, नेगेटिव 3/a के बराबर आ रही है, ठीक है ना, नेगेटिव 3/a। अब इसको पहले दूसरे किसी में भी रख दो, मान लो मैं पहले वाले में रख देता हूँ ना, तो पुट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9/a स्क्वायर 4ax प्लस 4 इंटू ए इंटू एक्स की जगह हमने निकाला है नेगेटिव 3/a, प्लस में बेटा लिखा है 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/a स्क्वायर, ए और ए कैंसिल हो गया तो प्लस में आपका आ रहा है 12, सॉरी माइनस में आपका आ रहा है 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चा अपन को यहाँ पे क्या मिलता है, ये आपका मिल जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब चाहता तो सवाल में तुमसे ए की वैल्यू को पूछ सकता था, अगर ए की वैल्यू को पूछता तो इस क्वाड्रेटिक का मैं रूट निकाल लेता, वही ए की वैल्यूज हो जाती, जिसके करस्पॉन्डिंग इनका इनका एक कॉमन रूट हो जाता। बट सवाल में क्या पूछा गया, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, तो यहां से ए की दो वैल्यूज a1 a2 आ रही हैं, उन दोनों वैल्यूज a1 a2 का सम कितना होगा, वो होगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 12 डिवाइडेड बाई 3, मतलब +4 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर हमने किया था 3a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 प्लस 4 ही तो आंसर आ रहा है भाई, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए प्लस 4 के बराबर आ रहा है, वो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इट इज वेरी सरप्राइजिंग। इनका ए का सारा टर्म कैंसिल हो रहा है, एक मिनट बच्चा मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। अरे शिट यार, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, क्वाड्रेटिक की गलत बना ली, ये तो कांस्टेंट आ रहा है ना,
अरे ये तो कांस्टेंट -12 भी तो कांस्टेंट आ रहा है ना, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी मिस्टेक हो गई भाई। ये लिखा है 9/a² -9 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चा किसके बराबर आ रही, 1 के बराबर आ रही, मतलब ए की वैल्यू +-1 के बराबर आ रही। ए +-1 आने का मतलब सम ऑफ द रूट कितना होगा, 0 के बराबर होगा, तो 0 यहाँ पे आंसर आ गया। अगर इसी सवाल को मान लो मैं थोड़ा सा प्रोसेस लगा के करता, मतलब फॉर्मूला लगा के करता, वो भी हमें आना चाहिए। इतना मेहनत इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम बिल्कुल सीखोगे नहीं। तो क्या है भाई, एक आपका इक्वेशन लिखा है 2x² प्लस थ्राइस ax माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। दूसरा इक्वेशन लिखा है x² प्लस 4ax प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता था, मिडल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला इंटू तीसरा। मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखता हूं, तो मिडल वाले का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू पहला इंटू तीसरा, ऐसे में लिख देता हूं, थोड़ा इजी भी रहेगा। मिडल वाले टर्म को हमने ढक लिया, डिटरमिनेंट लिखेंगे 2 - 9 1 एंड 3। बीच वाले को हमने मिडल वाले को हमने ढका 2 - 9 1 एंड 3। यहाँ पहले को हमने ढका, डिटरमिनेंट हम लिखेंगे 3a एंड -9, 4a एंड 3 हम डिटरमिनेंट लिखेंगे। थर्ड वाले को हमने ढक लिया, डिटरमिनेंट हम लिखेंगे 2 3a 1 एंड 4a। अब क्विकली इस सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। इसको बेटा अगर सॉल्व करते हैं तो आपका बनता है 3 दूनी 6 प्लस 9 15, 15 का होल स्क्वायर 225। इसकी वैल्यू को देखते हैं तो आपका आता है 9a माइनस 36a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझे ना भाई। तो 9a प्लस 36 मतलब ये आपका आता है 45a के बराबर आता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 8a माइनस 3a मतलब 5a के बराबर आता है। अब ये भी 225, ये भी 225 कैंसिल हो गया, आ गया a² इज इक्वल टू 1। फिर से कितना आ गया, a +-1 होगा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ a विल बी 0। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों प्रोसेस से करके दिखा दिया कि भाई जिससे एग्जाम में आप अपने मूड अनुसार, अपने स्वादानुसार पिक कर सको कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। अगली बात बेटा आती है दोनों रूट कॉमन। जैसा कि पहले बताया था कि भाई दोनों रूट कॉमन का कोई भी सवाल हमेशा बहुत ही आसान होगा। दोनों रूट कॉमन का कोई भी सवाल जो होगा वो हमेशा बहुत ही आसान होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे आप बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पे जाओ, जहां से हमने शुरू किया था। एक बार मैं उस वाली स्लाइड को आपको दिखाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इस वाली स्लाइड में देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो मैंने लिखा है, ये बेटा दोनों रूट कॉमन वाली बात मैंने यहां पे लिखी है, यस और नो। दोनों रूट कॉमन बनाने के लिए हमने क्या किया था कि पहले वाले इक्वेशन को ही हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने बोल दिया कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों का दोनों रूट कॉमन होगा। अब इसी चीज को आप मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि भाई दोनों इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट्स का रेशियो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सोचिए ना, 5/1 -15/-3 10/2, सब कुछ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दो रूट कॉमन का सवाल मतलब इतना आसान होता है कि हमें तो नहीं लगता कोई बच्चा इसको किसी भी कीमत पे गलत करता होगा। फिर भी कंडीशन ये है कि अगर किन्हीं दो क्वाड्रेटिक्स में दोनों के दोनों रूट्स बेटा अगर कॉमन है तो उनका जो कॉफिशिएंट का जो रेशियो होना चाहिए सेम होना चाहिए। मतलब a1/a2 x² का कॉफिशिएंट है, b1/b2 x के कॉफिशिएंट का रेशियो है, c1/c2 कांस्टेंट वाले टर्म का रेशियो है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये सवाल आया, लिखा है, अच्छा एक बात आप समझिए, ऐसा सवाल जेईई मेन एडवांस में बहुत देखा गया। अब तुम एक बात बताना, यहां पे लिखा है हैव कॉमन रूट्स, सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन होगा या दो रूट कॉमन होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। और सवाल हमेशा बोथ रूट कॉमन का ऐसे ही पूछेगा। तुम बोलोगे नहीं सर यहाँ पे रूट्स लिखा है तो हमें समझ में आ गया दोनों रूट कॉमन होगा, तो एग्जाम में करेगा क्या, वो एग्जाम में इस कंफ्यूजन को डालने के लिए ऐसे यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देगा। अब ब्रैकेट बनाने का मतलब वो सवाल ना बोल रहा है मुझे नहीं पता कि एक रूट कॉमन है कि दो रूट कॉमन है।
बट बेटा अगर यहाँ पे एक रूट कॉमन वाला अगर हम लगाते हैं तो भाई अच्छा खासा सवाल लेंदी बनता है और वो गलत भी हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे आंसर इज नॉट एन इशू, आंसर तो सबका सही आता है। हमें कैसे पता कि दोनों रूट कॉमन होगा? अब इस चीज को एड्रेस करने के लिए आप सेकंड वाला बेटा क्वाड्रेटिक देखो। सेकंड वाले क्वाड्रेटिक का तुम्हें पता लग रहा है कि इसका नॉन रियल रूट है। कैसे? d लेस देन 0 आ रहा है, बी स्क्वायर 64 होगा, -4 ac -16 होगा, 64 नहीं, रियल रूट तो आ रहा है भाई, रियल रूट तो आ ही रहा है। सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा, रियल रूट ही आ रहा है। चलो सेकंड वाली इक्वेशन का क्या आ रहा है बेटा? रियल रूट ही आ रहा है। बट कैसा टाइप का रियल रूट आ रहा है, इस बात पे फोकस करो। इसका बेसिकली जो रियल रूट है वो आपको दिख रहा है कि इररेशनल कॉन्जुगेट के फॉर्म में आ रहा है। इसका जो रियल रूट है वो कैसा आ रहा है बेटा? वो इररेशनल कॉन्जुगेट के फॉर्म में आ रहा है। मतलब क्या है कि अगर इसका एक रूट p प्लस रूट क्यू होगा तो दूसरा रूट निश्चित तौर पे p माइनस रूट क्यू के ही बराबर होगा। हाँ या ना? ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये सेकंड वाले के रूट की बात हो गई। अब मैं पहला वाला क्वाड्रेटिक उठाता हूं। पहला वाला क्वाड्रेटिक लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0। यहां पे आपको कोफिशिएंट ऑलरेडी रैशनल नंबर दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला पहले वाले क्वाड्रेटिक और दूसरे वाले क्वाड्रेटिक में मान लो एक कॉमन रूट था p प्लस रूट क्यू। मान लो मैंने केवल एक ही रूट को कॉमन माना, p प्लस रूट क्यू। हमें नहीं लगता कि दो रूट कॉमन। तो एक बात बता बच्चा कि अगर इस वाले क्वाड्रेटिक का एक रूट p प्लस रूट क्यू हमने बोल दिया है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट रैशनल नंबर। कभी भी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट अगर रैशनल नंबर होता है तो उसमें जो इररेशनल रूट्स होते हैं कॉन्जुगेट के फॉर्म में आते हैं। मतलब एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट डेफिनेटली p माइनस रूट क्यू हो जाता है। या कॉम्प्लेक्स रूट के केस में यही बात वैलिड है कि अगर कॉफिशिएंट्स आपके रियल नंबर है, एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट निश्चित तौर पे p माइनस आयोटा क्यू हो जाता है। तो यहां पे हो ही नहीं सकता था कि अगर p प्लस रूट क्यू को हमने कॉमन रूट माना तो अगला रूट ऑटोमेटिकली p माइनस रूट क्यू हो जाएगा और कुछ हो ही नहीं सकता था इसके अलावा। मतलब ये निश्चित तौर पे जो सवाल है दो रूट कॉमन का सवाल है। दो रूट कॉमन में सवाल में होता क्या है? कॉफिशिएंट का रेशियो तो 4/1, that will be equal to 8/2, that will be equal to 1/k। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? k की वैल्यू 1/4 के बराबर आ रही है। k की वैल्यू 1/k 4 के बराबर है ना, k 1/4 हो जाएगा और हमें आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डिटेक्ट करना कि दोनों रूट ही कॉमन है वही इकलौता चैलेंज था और वो चैलेंज बेटा एग्जाम में कभी नहीं आ सकता। वो अगर तुम्हें ऐसा कुछ अगर भाई एक रूट कॉमन वाले में तो तुम्हें साफ साफ बताता है एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। दो रूट कॉम अगर ऐसा कुछ एम्बिग्यूटी दिया है तो तुम्हें सोचना है कि भाई अगर ऐसा तो नहीं कि रूट्स आपके इररेशनल कॉन्जुगेट हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला रूट है, एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू है, तो ऐसे केस में हमेशा दोनों रूट ही कॉमन हो जाएगा अगर कॉफिशिएंट की सेटिंग है तो, ठीक है ना। तो आंसर तो बच्चा इसका सब निकाल लेता है, बट यार कंसेप्ट अगर देखा जाए तो उतना भी बुरा नहीं था। अब जैसे यहाँ पे साफ साफ दिया है, यहाँ पे साफ साफ दिया है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक के दरमियान दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है तो कुछ कुछ बता दो। अब यहाँ पे लफड़ा कुछ नहीं क्या है, लफड़ा है कि क्वाड्रेटिक को मतलब थोड़ा सा गंदी तरीके से लिख दिया है। मैक्सिमम इतना ही कर सकता है ना, तो भैया क्वाड्रेटिक को अच्छी तरीके से लिख लो। पहले वाले क्वाड्रेटिक को हम अच्छी तरीके से लिखने का मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म को एक साथ में लिखो। तो एक आपका 6k आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चा 6k प्लस 2 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट लिखो, x का कोफिशिएंट केवल यहां पे आ रहा है तो x का कोफिशिएंट r के बराबर आ रहा है। वो टर्म लिखो जिसमें x नहीं आ रहा है, वो कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3k बनेगा, -1 बनेगा, तो प्लस में आपका हो जाएगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वाड्रेटिक आ गया। दूसरे को बच्चा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 6k इंटू 2 मतलब 12k आ रहा है, ठीक है ना। और 12k के साथ साथ यहाँ पे +4 आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है, सेकंड वाला क्वाड्रेटिक।
x का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, x का कॉफिशिएंट केवल px आ रहा है, तो x का कॉफिशिएंट बच्चा p आ रहा है। कांस्टेंट वाला टर्म लिख दो, कांस्टेंट वाला टर्म है 6k और लास्ट पे लिखा है -2, तो कांस्टेंट वाला टर्म लिखा है 6k -2 इज इक्वल टू 0। सवाल में बच्चा साफ साफ बोला गया बोथ रूट्स कॉमन, तो क्या कॉफिशिएंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब आप लोग खुद देखिए ना बेटा, दिस डिवाइडेड बाई दिस करोगे तो हाफ बचेगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस करोगे तो r अपॉन p बचेगा, और हाँ 6k -2, दिस डिवाइडेड बाई दिस करोगे फिर से आपका हाफ बचेगा। मतलब ले देके बॉटम लाइन के आगे r अपॉन p हाफ के बराबर होना चाहिए, 2r की वैल्यू p के बराबर होनी चाहिए फॉर बोथ द रूट्स कॉमन। सवाल में क्या पूछा गया था, 2r माइनस p बता दो, 2r माइनस p कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। बात सबको क्लियर होती है। तो बच्चों इसमें मतलब एज सच कॉमन रूट्स का जो सवाल होता है वो ऑब्वियसली बात है अच्छा सवाल होता है। कम से कम जो एक रूट कॉमन वाला सवाल है वो तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बच्चों से एग्जाम में होता ही नहीं है। इसी वजह से उसका सारा बेसिक फंडामेंटल जो जो टेक्निक्स, जो जो डेप्थ पॉसिबल था, सारा कुछ मैंने आपको कराया है कि जिससे आपको कहीं ये ना फील हो कि यार नॉलेज की कमी है, ये सवाल हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। बात समझ में आती है। अगला बेटा इस पूरे चैप्टर का ये सेकंड लास्ट कंसेप्ट है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा, अब एक ही बात मैं सबसे पहले छोटी में बात में बोलूंगा, जो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है ना, वो बेसिकली आमतौर पे एक पैराबोला का शिफ्टेड वर्जन होता है। अब सर हमें कुछ नहीं समझ में आया ना, आपका टर्म पैराबोला समझ में आया ना शिफ्टेड समझ में आया, तो इस बात को सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये बेटा 11वीं के बच्चे को ये बाद में आएगा, बाकी सारे बच्चों को तो खैर ये अभी आ जाएगा, ठीक है ना। एक बेटा पैराबोला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला आपका है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और एक पैराबोला बेटा आपका होता है कुछ ऐसे टाइप का दिखता है, इस पैराबोला को हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। बात समझे, जो भी क्वाड्रेटिक y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, वो निश्चित तौर पे या तो ये वाला पैराबोला या तो ये वाला पैराबोला, दोनों में से किसी ना किसी एक का शिफ्टेड वर्जन होगा। शिफ्टेड वर्जन का मतलब, अच्छा, मैथ सेशन देख रहे हो बेटा? हमारे जमाने में ये सब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। खैर, मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था, होता तो शायद मैं भी आईआईटी में होता। तो देखो, मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा, तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे। और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से। ठीक है, चलो, राम राम। मतलब क्या है शिफ्टेड वर्जन का? मतलब है बेटा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है, ग्राफ की मिनिमम वैल्यू दिख रही है, ग्राफ इसके नीचे कहीं नहीं जा रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पे हम वर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे इस वाले में ये पॉइंट फिर से वर्टेक्स है, ग्राफ इसके ऊपर कहीं नहीं जा रहा है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है वो वर्टेक्स है। तो दोनों केसेस में हमने बोला जो 0,0 है इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। दोनों ही केसेस में वर्टेक्स 0,0।
अब होता क्या है, जो पैराबोला आपका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, बेटा सबसे पहले इसका हम लोग वर्टेक्स की चर्चा करते हैं। आप यकीन मानिए ना, अगर आप वर्टेक्स को सही से निकाल ले गए, जिसको निकालना बहुत आसान काम है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा जानकारी के किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ आप ऐसे चुटकियों में बना दोगे, बिना किसी एक्स्ट्रा जानकारी के, केवल आपको वर्टेक्स निकालना है। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। भले एबीसी कुछ भी हो जाए, मतलब एबीसी किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा यही होगा। याद करने का बेटा तरीका क्या है? याद करने का तरीका ये है कि जो भाई किसी भी पॉइंट की अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक्स की वैल्यू होगी, कुछ वाई की वैल्यू होगी। किसी भी पॉइंट का यही होता है ना, जैसे मान लो यही पैराबोला था, अब मान लो ये वाला पॉइंट आपने पी ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक्स की वैल्यू है, एक्स वैल्यू मतलब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ y वैल्यू है, y वैल्यू मतलब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो हर पॉइंट का x और y वैल्यू होता है, कोऑर्डिनेट का इतना बेसिक कांसेप्ट तो सबको ही पता होगा, हाँ या ना? तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है कि अगर आप वर्टेक्स का x वैल्यू देखोगे, तो x वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको कितना आ रहा है, वो सम ऑफ द रूट का आधा आ रहा है, हाँ या ना? बेटा इसका सम ऑफ द रूट हमेशा माइनस बी अपॉन ए था, उसका आधा करोगे माइनस बी अपॉन 2a हो जाए। सर वाई वैल्यू कैसे याद करें? वाई वैल्यू अगर तुम्हें नहीं भी याद है तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। हालांकि माइनस डी अपॉन 4 हम याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ काम कैसे चलेगा। कुछ भी आगे बढ़ने के पहले ग्राफ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मैं कुछ वर्टेक्स को निकालना चाहता हूं, ठीक है ना? दो छोटे छोटे सवाल में लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा, हमने बोला फाइंड वर्टेक्स, क्योंकि अगर वर्टेक्स हमने निकालना सीख लिया तो हमें कोई बेटा हरा ही नहीं सकता है किसी भी कीमत। मान लो है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 का वर्टेक्स बता दो, ठीक है ना? तो आंसर क्या लिखोगे भाई? एक आप x वैल्यू लिखोगे, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी अपॉन 2a होगा, मतलब सम ऑफ द रूट का आधा। सम ऑफ द रूट कितना है? 6 अपॉन 2 माइनस 3 के बराबर है। इसको थोड़ा सा और अच्छा, डेटा को थोड़ा सा और सेट कर देते हैं, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, नहीं तो फालतू में मेहनत पड़ेगी कैलकुलेशन में। और मैं हल्का सा डेटा को सेट कर, मान लो ये +5 लिखा था, अब मान लो वर्टेक्स निकालने को बोला, ठीक है ना? अरे इसको मान लो, अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, +8x +5 लिखा। अब बेटा वर्टेक्स को मैं निकालता हूं, तो x वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स क्या होगा? तुम चाहे माइनस बी अपॉन 2 लगा दो, तो माइनस बी का मतलब हो गया -8 अपॉन 2 इंटू ए का मतलब लिखा है 2, एक्स वैल्यू -4 के बराबर है। अब वाई वैल्यू या तो तुम फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर सिंपल बात है यार, अगर किसी ग्राफ का मैं तुम्हें इक्वेशन बता दूं और मैं वहां पे मैं तुम्हें एक्स की वैल्यू बता दूं, तो क्या वाई की वैल्यू नहीं बता पाओगे? सर ग्राफ में रख के निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है। तो वाई की वैल्यू निकाल लो जब एक्स -4 है, या फिर माइनस डी अपॉन 4 कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं वाई वैल्यू में निकालता हूं, वाई वैल्यू विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द ग्राफ व्हेन एक्स इज -4। एक्स की जगह -4 रखा तो 2 इंटू -4 का स्क्वायर 16 आ गया, 8 इंटू 4 -32 आ गया, प्लस 5 आ गया। तो बेटा वाई वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है, मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा -4, 5 होगा। सर अगर हम फॉर्मूला लगा के निकालते हैं -d/4a वाला, तो भी इतना ही आता है। एक बार मैं आपको जस्ट, चूंकि पहली बार आप लोग कर रहे हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? d का मतलब होता है b² - 4ac, b² का मतलब होगा 64 -4ac, 5 दूनी 10, चौको 40, यस और नो, अपॉन 4a, 4a का मतलब हो जाएगा 8, समझे ना? तो -d/4a, हाँ 4a का मतलब हो जाएगा 8, या सही है ना? हाँ, तो कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा नेगेटिव ऑफ, कुछ गड़बड़ कैसे आ रहा है भाई? -d/4a, b² का मतलब 64 -4ac, 4 दूनी 8, 40 अपॉन 4a था ना, तो 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे तो कुछ नहीं, हमने गड़बड़ कर दिया था, x की जगह -4 डाला था, -4 डालने पे 16 बना,
-32 बना प्लस लास्ट में 5 था, तो 32 कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू 5 आ गया। एक मिनट पहले मैं इसको निकाल लेता हूं। तो आपका कितना आ रहा है, नेगेटिव ऑफ 64 में से 40 गया 24/8 माइनस ऑफ 3 के बराबर आना चाहिए। अपन ने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। -b/2 इंटू ए। अच्छा यार ये 8/4 लिखा है ना, x वैल्यू गलत निकाल ली, तब तो गड़बड़ आ ही जाएगा भाई। इसको सही कर देते हैं ना। तो x वैल्यू कितनी आ रही है, x वैल्यू -2 के बराबर आ रही है। बेटा y वैल्यू को निकाल लेते हैं, -2 यहाँ पे रखते हैं, 2 इंटू -2 4 -16 प्लस में 5 हो जाएगा, यस और नो। तो आपका कितना आएगा, 8 5 13 में से 16 गया, -3 आ रहा है। तो आपको दिख रहा है y वैल्यू ऐसे आ गई। मतलब बॉटम लाइन वर्टेक्स का यार x वैल्यू रखना बहुत आसान काम है, सम ऑफ द रूट का आधा लिखा है। y वैल्यू भी रटने को रटा जा सकता है -d/4a। अब कहने का मतलब इसका जो वर्टेक्स आ गया, इसका बेटा वर्टेक्स आपका बेसिकली आ गया -2 -3 इसका वर्टेक्स आ गया। जैसा भी मैं पैराबोला आपको दे दूं वर्टेक्स उसका हमेशा निकाल सकते हो इस वाले प्रोसेस का यूज करके। और केवल वर्टेक्स के आधार पे किसी भी पैराबोला, किसी भी क्वाड्रेटिक पैराबोला के ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है। केवल एक कंसेप्ट आपको और सीखना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c लिखा हुआ है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c लिखा हुआ है, तो चाहे एबीसी की कोई भी वैल्यू हो जाए, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा यही होता है, ये नहीं चेंज होने वाला। सेकंड चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सेकंड चीज तुम्हें क्या पता होना चाहिए, सेकंड चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही चीज को हम लोग यहाँ पे फिलहाल अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है तो उसी चीज को हम लोग बेसिकली ए बोल देते हैं। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ का शेप हमेशा ऐसा होगा, मतलब इस टाइप का शेप होगा। और यही अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हो जाए तो ग्राफ का शेप हमेशा इस टाइप का हो जाएगा। बाय द वे बेटा इस टाइप के शेप को हम बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है ना, तो इस वाले शेप को हम लोग बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग। इस वाले शेप को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग। ठीक है ना। तो एक अगर हमें वर्टेक्स पता लग गया और दूसरी बात अगर हमें ओपनिंग पता लग गई, तो किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना बेहद मजाक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसका ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूं, 2x² + 8x + 5। मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं 2x² + 8x + 5 का ग्राफ मैं प्लॉट करना चाहता हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्लॉट 2x² + 8x + 5। अब मैंने आंसर लिखा, सबसे पहले तो हमने वर्टेक्स को निकाल लिया। वर्टेक्स को बेटा अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में निकाला था, उसी का उपयोग कर लेते हैं। वर्टेक्स हमने वर्टेक्स हमने कितना निकाला था, -2, -3। तो सबसे पहले हमने वर्टेक्स को लिख लिया -2, -3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चा यहाँ पे 2 के बराबर है, यहाँ पे 2 के बराबर है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये ग्राफ क्या होगा, निश्चित तौर पे ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। अब बेटा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं, फाइनल स्ट्रोक। फाइनल स्ट्रोक पे थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने भैया ऐसे मैंने एक्स वाई हमने ऐसे सारा कुछ हमने बना लिया। अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ हमें बनाना था। अब भाई अपवर्ड ओपनिंग कैसे बनाना है यार, ऐसे बनाए अपवर्ड ओपनिंग की, ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए, ऐसे तो कहीं पे कुछ भी बना सकते थे। बट वर्टेक्स सारा कुछ डिसाइड कर लेगा कैसे बनाना है। वर्टेक्स यहाँ पे कितना है, -2, -3। इत्मीनान से पहले -2, -3 को लोकेट कर लो। ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। तो -2, -3 को हमने ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे हमने लोकेट कर लिया। वर्टेक्स यहाँ पे है। ग्राफ ऊपर अपवर्ड वाला पैराबोला बनना है। ग्राफ कैसा बनना है, अपवर्ड वाला पैराबोला बनना है। तो हमने ग्राफ को सिंपली क्या किया, वर्टेक्स यहाँ पे था और यहाँ से हमने एक अपवर्ड वाला पैराबोला ऐसे बना दिया। अब बहुत अच्छा मेरे से शेप नहीं बन पाया, वर्टेक्स मान लो यहाँ पे था और अपवर्ड वाला पैराबोला आपने करीब करीब ऐसे बना दिया। ग्राफ खत्म हो गया भाई, बन चुका है भाई।
वर्टेक्स आपका पता है कि सबसे कम वाला, मतलब इससे नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे बना दिया। आप देखो ना, अब बात आपको समझ में आती, किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ इसी चीज का शिफ्टेड वर्जन होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ इसी चीज का शिफ्टेड वर्जन होता है। तो इसी में जो 0,0 से हमने इसको शुरू करके ऊपर की तरफ बनाया था। अब वर्टेक्स जो भी पॉइंट हमें पता लगा, वहीं से ग्राफ को शुरू करके हमने ऊपर की तरफ बना दिया। कहानी खत्म है बेटा। एक ही बात जो तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन कई बार थोड़ा बहुत हो सकता है, सर इस ग्राफ को, जैसे बच्चों कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे सर ये वर्टेक्स था, हमने सर ऐसे टाइप का क्यों नहीं बना दिया। अब कई बच्चों को दिखेगा नहीं दोनों में अंतर क्या है। तो पहली बात तो बेटा टेक्निकली अगर आप देखोगे तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं, फिर भी एक छोटा सा फर्क है। वाई एक्सिस के साथ इसका, वाई एक्सिस पे जो इसका इंटरसेक्शन है वो निगेटिव वैल्यू आ रही है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था कि x इज इक्वल टू 0 रखने पे 5 आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 रखने पे ये 5 आ रहा है। मतलब इस वाले पॉइंट का अगर हमसे कोई कोऑर्डिनेट पूछता, मैं बोलता 0,5 होता, जबकि ऐसा वाला ग्राफ बनाते तो इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाता बेटा कुछ निगेटिव आता। वाई वैल्यू निगेटिव आती कि नहीं आती भाई? ये निगेटिव वाई एक्सिस पे वाई वैल्यू निगेटिव हो जाती, एक्स वैल्यू अभी भी 0 होता। अगर बेटा इतनी जानकारी आपको पता है तो किसी भी कीमत पे आप चाह के भी, किसी भी सवाल को गलत कर ही नहीं सकते हो। मतलब अगर आप सोच भी लो कि सर हमें गलत करना है, अगर आप सोच भी लो कि हमें गलत करना है ना, तो भी आप किसी भी कीमत पे गलत कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम सही, हालांकि बच्चे पूरा ही नहीं बना पाते हैं। y और x का, यहाँ पे हमने x का इंटरसेक्शन भी सही दिखाया, y का भी सही दिखाया। इस ग्राफ का 2 रियल रूट भी आ रहा है। रियल रूट का मतलब क्या होगा? एक ये नंबर अल्फा होगा जहां पे ग्राफ की वैल्यू 0 हो रही है, ये दूसरा नंबर आपका बीटा होगा जहां पे ग्राफ की वैल्यू 0 हो रही है। जो x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन हो गया वही बेसिकली क्या है, ग्राफ का रियल रूट तुम्हें बता देता है। y के साथ इंटरसेक्शन एज सच कुछ बताता नहीं है, ये नहीं बोलोगे सर ये रूट हो गया। y के साथ इंटरसेक्शन कुछ नहीं बताता है। y के साथ इंटरसेक्शन का मतलब सिंपली ये हो गया कि अगर किसी भी ग्राफ में अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है? c आती है। तो मतलब ग्राफ का y के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ग्राफ का y के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो बच्चा हमेशा 0,c के बराबर होता है। ठीक है। अब कोई भी ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते थे। एक छोटा सा सवाल मैं और यहां पे लिखता हूं आप लोगों के लिए। मैंने बोला मान लो आया प्लॉट y इज इक्वल टू निगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको प्लॉट कर दो। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो भाई आंसर हम लोग लिखते, पहले वर्टेक्स निकाल लो। बिना वर्टेक्स के तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। वर्टेक्स की एक्स वैल्यू क्या है? एक्स वैल्यू मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है ना। तो माइनस ऑफ बी का मतलब है 1, 2 का मतलब है 2, a का मतलब है -1, तो एक्स वैल्यू बेटा हाफ के बराबर आ गई। वाई वैल्यू निकालने का दो तरीका, या तो माइनस डी अपॉन 4a लगा दे, या फिर हम x की जगह हाफ डाल के इसकी वैल्यू निकाल ले। मान लो मैं वैल्यू निकाल लेता हूं तो y वैल्यू कितनी आएगी? मुझे ज्यादा इजी यही लगता है। तो हाफ हमने डाला तो -1/4 प्लस हाफ अगर हमने डाला तो कितना आ रहा है बच्चों? हाफ डालने पे आ रहा है -1/4 प्लस में हाफ प्लस में 1 आ रहा है। यस और नो? यहाँ पे हमने हाफ डाल दिया। ठीक है ना भाई? ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? दिस प्लस दिस बनेगा 1/4, 1 प्लस 1/4 आपका हो जाएगा 3/4। ग्राफ अपवर्ड था कि डाउनवर्ड था? ये भी डिसीजन लेना जरूरी है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड का डिसीजन कैसे होता है? हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ क्या है? वो निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब ग्राफ इसका डाउनवर्ड होगा और बाकी कोई चॉइस ही नहीं है। हाँ या ना? अब बेटा देखिएगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक्स और वाई एक्सिस को हमने ऐसे बना दिया। ठीक है ना। अब ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में होगा 1/2, 3/4। तो हमने बोला भाई 1/2, 3/4 वाला पॉइंट आपका करीब करीब ऐसा पॉइंट हो जाएगा। अब डाउनवर्ड ग्राफ मतलब ऐसे बनाना है। और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हमेशा कर लेना, x इज इक्वल टू 0 पे y बनाता है। तो डाउनवर्ड ग्राफ जो यहाँ पे बनेगा वो कुछ ऐसे टाइप का ही डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा
अब इस ग्राफ की तुम अगर सही है ना भाई? हाँ, वाई वैल्यू हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं निकाल लिया? वाई वैल्यू थोड़ा गड़बड़ निकाल लिया है। मैं बताता हूँ मुझे क्यों, अब तुरंत ही मुझे पता लग गया। ये 5/4 होगा। अब देखो बेटा, यही मल्टीपल कंसेप्ट को जानने का फायदा ये होता है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1/2, 5/4, और ये पॉइंट उससे नीचे था ना y के साथ इंटरसेक्शन। भाई इसकी x वैल्यू तो 0 बिल्कुल लॉजिकल है, y वैल्यू कम आ रही, 5 अपॉन कम से 5 5/4 से कम आपका 1 आ रहा है। बात समझ में आती है? तो हमें पता लग गया कि यार इसका तो y के साथ इंटरसेक्शन इस वैल्यू से कम ही आना चाहिए। ये इसका ग्राफ बिल्कुल बेटा एक्यूरेट ग्राफ बना है, ग्राफ बिल्कुल फ्लॉलेस है, ग्राफ में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो वर्टेक्स निकालना है मजाक, क्योंकि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हर हालत में यही होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिसाइड करेगा कि पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है या फिर पैराबोला नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। समझे ना? वर्टेक्स और बाकी बहुत ज्यादा मैक्स टू मैक्स, अगर वाई एक्सिस के साथ भी इंटरसेक्शन बिल्कुल अगर एक्यूरेटली दिखाना चाहते हो तो उस केस में x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल लो, जो कि c आती है। इतना सबको समझ में आता है? हाँ या ना? अब ये ग्राफ की कहानी होगी खत्म। अब छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन और देखना यार। अगर अपवर्ड ओपनिंग वाला ग्राफ है, अपवर्ड ओपनिंग वाला अगर ग्राफ है, तो बेसिकली ये मान लो वर्टेक्स वाला पॉइंट पी पॉइंट था, तो यही जो पी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वाई वैल्यू है वही ग्राफ की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, हाँ या ना? अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है तो पी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वाई वैल्यू है वही ग्राफ की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और यही अगर डाउनवर्ड ओपनिंग ग्राफ है तो यही जो क्यू वाला पॉइंट था, वर्टेक्स वाला पॉइंट था, इसकी जो वाई वैल्यू है वो ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि -d/4a को याद करने का एक और फायदा है। फायदा क्या है? -d/4a is the minimum value of the graph when it's an upward opening parabola, and the same -d/4a is the maximum value of the graph when the graph is downward opening parabola. अब भाई किसी भी फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम आता है तो x की किसी वैल्यू पे आता होगा ना। अब कोई पूछे x की किस वैल्यू पे मिनिमम या मैक्सिमम आता है, तो वो वैल्यू हमेशा -b/2a होती है। वही बात होगी ना। आप बोलोगे सर sin x का मैक्सिमम 1 आता है, तो बिल्कुल सही बात है, sin x का मैक्सिमम 1 आता है, बट कहां पे आता है? बोलोगे सर x इज इक्वल टू 90 डिग्री पे आता है। तुम बोलोगे सर sin x का मिनिमम -1 आता है, कहां पे आता है? तुम बोलोगे सर x इज इक्वल टू 3π/2 या फिर -90 पे आता है। बिल्कुल सही बात है। तो वही बात होगी, जो इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू है वो -d/4a होगी। मैक्सिमम का सेंस तभी बनेगा जब ग्राफ आपका डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, और यही -d/4a ग्राफ की मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम का सेंस तभी बनेगा जब ग्राफ आपका अपवर्ड ओपनिंग होगा, और ये मिनिमम या मैक्सिमम x की किस वैल्यू पे आता है? x की वैल्यू -b/2a पे आता है। तो वर्टेक्स का अगर हमें कोऑर्डिनेट पे ग्रिप है तो बेटा ग्राफ की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू भी हमें पता होती है, हाँ या ना? ये पहली बात होगी। अब अगली बात बनती है कि भाई क्वाड्रेटिक में किन किन टाइप के ग्राफ पॉसिबल थे। तो बेटा जैसे आप लोग खुद कुछ भी पढ़ाने के पहले से थोड़ा सा एक मैं आप लोगों से कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं। मैंने बोला एक ग्राफ का वर्टेक्स यहां पे है और मान लो अपवर्ड ओपनिंग है तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसका एक्स के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। एक ग्राफ का अगर मान लो वर्टेक्स यही बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है और अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। एक ग्राफ का मान लो वर्टेक्स यहां पे है, वर्टेक्स यहां पे है और अपवर्ड ओपनिंग है तो बच्चा ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। तो यही तीन टाइप के ग्राफ तो पॉसिबल होंगे। अपवर्ड में, डाउनवर्ड में भी ऐसे तीन ही पॉसिबल होगा। तीनों में अंतर क्या है? तीनों में बेटा एक्स के साथ इंटरसेक्शन का अंतर है। इस वाले ग्राफ का एक्स के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं आता है, मतलब इस ग्राफ की y वैल्यू कभी 0 नहीं हो रही है। मतलब ये वाला ऐसा ग्राफ है जहां पे आपको नॉन रियल रूट्स मिलते हैं। इस वाले ग्राफ में ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। मतलब ये वाला उस केस का ग्राफ है जब आप बात करोगे को इंसिडेंट रूट्स की बात करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इस वाले केस में ग्राफ का एक्स के साथ दो इंटरसेक्शन आ रहे हैं। तो इस वाले केस की अगर बात करोगे तो ये टू रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट्स वाले ग्राफ हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वाले ग्राफ हैं। अब जैसे बेटा पीछे वाली स्लाइड पे अगर आप देखोगे, ग्राफ को हमने यहाँ पे बनाया, ये मतलब ये आपका दो रियल रूट वाला अपवर्ड ओपनिंग का ग्राफ हो गया, ये आपका दो रियल रूट वाला डाउनवर्ड ओपनिंग का ग्राफ हो गया। दोनों ही केसेस में डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, दोनों ही केसेस में डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, बट जरूरी थोड़ी ना कि, तो कहने का मतलब रूट का मतलब होता है ग्राफ का एक्स के साथ इंटरसेक्शन, वाई के साथ बेटा इंटरसेक्शन एज सच तुम्हें कुछ नहीं बताता है, वाई के साथ इंटरसेक्शन एज सच कुछ नहीं बताता है। मतलब ऐसे तो बोलो सर बहुत कुछ बताना है भाई, वाई के साथ इंटरसेक्शन तुम्हें बस ये बताता है कि x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ की वैल्यू क्या आ रही है। अब x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ की क्या वैल्यू आ रही है, ऐसे तो x इज इक्वल टू 1 पे भी ग्राफ की कुछ वैल्यू आई होगी, ऐसे तो x इज इक्वल टू 1,00,000 पे भी ग्राफ की कुछ वैल्यू आई होगी, बट तो उतना बड़ा रेलेवेंट पॉइंट नहीं है। मेन बात है कि जो x के साथ इंटरसेक्शन है वो हमेशा रूट को बता देता है। ऑब्वियस सी बात है, नॉन रियल रूट्स के केस में डी आपका नेगेटिव होता है, कोइंसिडेंट रूट्स के केस में डी इक्वल टू 0 होता है, और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में डी ग्रेटर देन 0 होता है। तो ऐसे अपवर्ड ओपनिंग में 3 ग्राफ पॉसिबल है, डाउनवर्ड ओपनिंग में भी 3 ग्राफ पॉसिबल होते हैं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक के समझते हैं कि क्या-क्या ग्राफ पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक के क्या-क्या ग्राफ पॉसिबल है, तो वेदर द क्वाड्रेटिक पैराबोला इज अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग का डाउनवर्ड ओपनिंग का डिसीजन हमेशा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है। तो इस केस में बेटा क्वाड्रेटिक के आपके टोटल 6 ग्राफ पॉसिबल हो जाते हैं। अब देख बेटा, अगर यहाँ पे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अब यहाँ पे देखो जानबूझ के y एक्सिस को बनाया ही नहीं गया है, क्योंकि अगर मैं रूट वगैरह की बात कर रहा हूं तो एज सच y एक्सिस का कोई रेलेवेंस ही नहीं बनता है। y एक्सिस तुम अपने मन से कहीं बना लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब आपको दिख रहा है कि भाई ये अपवर्ड ओपनिंग है, x के साथ दो इंटरसेक्शन है तो d ग्रेटर देन 0 होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग है, x के साथ दो इंटरसेक्शन है, d ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, ये डॉटेड करके क्या बनाया गया है, कंफ्यूज मत होना, ये मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग है। तुम ऐसा नहीं कि हर बार ग्राफ बनाते हुए डॉटेड वाली लाइन बनाते हो, ये ऐसा हम लोग करते नहीं है, तो कंफ्यूज मत करना। वाई एक्सिस कहीं पे भी हो सकती थी, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, वाई एक्सिस की बेटा कुछ भी पोजीशन हो जाए, एक्स के साथ अगर दो इंटरसेक्शन आ रहा है तो डी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। तो भाई ये दोनों देख लो, अगर मान लो डी इक्वल टू 0 होता, डी इक्वल टू 0 होता तो अपवर्ड के केस में ग्राफ एक्स को टच करता। अब मतलब यही वाला जो रूट है वही ग्राफ के दोनों रूट्स है, यहाँ पे डाउनवर्ड ओपनिंग के केस में ये कहानी बन जाती, आज समझ में आती। और अगर मान लो डी आपका लेस देन 0 होता तो कोई भाई, अब जैसे यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि भाई दूर है, ये लाइन आप लोग चाहो तो मत बनाना, फालतू में कंफ्यूज करेगा तुम। वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस भैया चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, फर्क नहीं पड़ता, एक्स के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। तो ले दे के बेटा क्वाड्रेटिक के जो है आपके ये 6 ग्राफ्स टोटल पॉसिबल होते हैं। यहां तक की बात सबको समझ में आती है बच्चों, हाँ या ना, बताओ भाई, ठीक है। अब इन्हीं ग्राफ्स के बेसिस पे बच्चा कुछ एक छोटे मोटे रिजल्ट्स आते हैं। अब ये छोटे मोटे रिजल्ट्स की बात करते हैं। अब जैसे रेंज, रेंज का मतलब तो बेटा वाई वैल्यू ही हो गया। तो भाई जो माइनस डी अपॉन 4a होता था वो अपवर्ड के केस में मिनिमम वैल्यू होता था, और यही माइनस डी अपॉन 4a डाउनवर्ड के केस में मैक्सिमम होता था। तो कहने का मतलब, अगर रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू क्या है ग्राफ में, तो मैं बोलूंगा वाई मिनिमम कितना होगा, ये माइनस डी अपॉन 4a होगा, ये किस केस में, जब अपवर्ड ओपनिंग की बात कर रहा है। और बेटा y मैक्सिमम कितना होगा, y मैक्सिमम होगा माइनस डी अपॉन 4a होगा, ये डाउनवर्ड ओपनिंग के केस में होगा। कोई हमसे पूछे मिनिमा या मैक्सिमा अकर कहां पे करती है, तो मिन और मैक्स, ये तो डिपेंड करता है अपवर्ड या डाउनवर्ड है, मिन और मैक्स अकर्स एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये बेटा 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एंड 2 में क्या बोल रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा ग्रेटर देन 0 है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा ग्रेटर देन 0 है, भले x की कोई भी वैल्यू हो जाए, तो ऐसा कब पॉसिबल है। अब बच्चा थोड़ा सा नोटिस करना, थोड़ा सा नोटिस क्या करना। अब जैसे इस वाले ग्राफ को देखो,
इस वाले ग्राफ में तुम चाहे ये पॉइंट लो, 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 हर पॉइंट की एक्स वैल्यू अलग अलग है भैया। हो सकता है इसकी एक्स वैल्यू -50 रही हो सकता है इसकी एक्स वैल्यू -30 रही हो सकता है इसकी एक्स वैल्यू 0 रही हो। एक्स वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। अब जैसे वही बात है ना, अब और हो सकता है इसकी वैल्यू 1 लाख, एक्स वैल्यू 1 लाख रही हो सकता है इसकी एक्स वैल्यू 2 लाख रही हो। अब तुम सोचो ना बेटा, एक्स वैल्यू तो भाई वाई पे डिपेंड करता है। अगर मान लो मैं वाई एक्सिस ऐसे बना देता, सुनिएगा, मान लो हमने वाई एक्सिस को ऐसे बना दिया, तो ग्राफ का जो इधर वाला पोर्शन है उन अब ये वाला पोर्शन है, अब जो ग्राफ का बेटा ये वाला पोर्शन है इसके करस्पॉन्डिंग तो एक्स हमेशा निगेटिव है ना भाई, नेगेटिव एक्स के लिए ग्राफ बना है। और ग्राफ का जो ये वाला पोर्शन है इसके करस्पॉन्डिंग एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो एक्स तो कुछ भी है, बट आपको दिख रहा है क्या कि वाई हमेशा पॉजिटिव है। ये ग्राफ बेटा टोटली पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है। अगर कोई भी ग्राफ 100% पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में भाई साहब वाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता था। पहले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में बेटा एक्स नेगेटिव होगा, वाई फिर से पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो कहने का सेंस क्या है कि भाई ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऐसा ग्राफ है जिसमें वाई हमेशा पॉजिटिव है। मतलब अगर वाई हमेशा पॉजिटिव है तो यही दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। इस वाले ग्राफ की बात, अब तुमने एक्स वाई एक्सिस को कहीं बना दिया, अब ये अब क्वाड्रेंट के हिसाब से पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, ये वाला ग्राफ जो है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में है। तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में भाई, तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा। बट वाई की बात करो, वाई थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है, वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है। मतलब ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि बेटा आपका क्या है कि हर हालत में नेगेटिव है। तो कोई क्वाड्रेटिक पैराबोला अगर हमेशा नेगेटिव है, भले एक्स कुछ भी हो जाए, ये दो कंडीशंस है। तो कहने का मतलब उस वाली स्लाइड पे आते हैं। अब रिजल्ट आपका क्या हो गया, अगर क्वाड्रेटिक पैराबोला है ग्रेटर देन 0, यहां पे ये बात को बताना बहुत जरूरी है, फॉर ऑल एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए। तो कंडीशन क्या हो गई, अपवर्ड ओपनिंग के साथ आपका डी जो होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। अगर कोई क्वाड्रेटिक पैराबोला हमेशा लेस देन 0 है फॉर ऑल द एक्स, तो कंडीशन क्या हो गई, डाउनवर्ड ओपनिंग के साथ आपका डी फिर से नेगेटिव होना चाहिए। तो इन दो ग्राफ की अपने आप में जे एग्जाम में काफी ज्यादा महत्ता होती है। तो बेटा ये तो आज हमने सारे के सारे मैंने आपको कंसेप्ट्स मैंने करा दिए। इसका सवाल और लोकेशन ऑफ द रूट्स जो कि ग्राफ के बेस पे, ग्राफ पे आधारित होता है, उन सारे सवालों को मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कराने वाला हूं। ये बेटा एक आईआईटी का आया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, +10 - 3a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये बेटा आईआईटी का आया हुआ एक पुराना सवाल है। इस वाले सवाल को फिलहाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। सवाल में देखना क्या है कि भाई कभी भी अगर ये चीज अगर आप पकड़ लेते हो, सवाल में ऐसा लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, तो कहानी तुम्हें समझ में आनी चाहिए, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट का खेल है। अब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट के साथ अपवर्ड या डाउनवर्ड वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो एनीवे नेक्स्ट वाले क्लास की शुरुआत हम लोग इसी वाले प्रॉब्लम के डिस्कशन के साथ करेंगे। तो बच्चा आज की क्लास अगर देखा जाए तो कंसेप्चुअली थोड़ा सा हेवी लेवल की क्लास थी भाई। अब ऐसा थोड़ी ना कि बस सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और रिमाइंडर और फैक्टर से काम चल जाएगा, जैसा लेक्चर 1 लेक्चर 2 में चला था। तो आज की क्लास में जिस लेवल का डेप्थ आपको मुझे देना था, खुशी की बात है कि मैं आपको उस लेवल का डेप्थ दे पाया। चीजों को घुमा फिरा के कैसे कैसे देखना है, जो जो कंफ्यूजन के पॉइंट्स होते थे, सारे कंफ्यूजन के पॉइंट को मैंने एड्रेस किया है। क्लास की शुरुआत हालांकि की थी कॉमन रूट्स के कंसेप्ट के साथ। दो क्वाड्रेटिक में आपका बेटा दोनों का दोनों रूट भी कॉमन हो सकता था, एक रूट भी कॉमन हो सकता था। दोनों रूट कॉमन का सवाल मजाक होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होना चाहिए। एक रूट कॉमन में मैंने काफी ज्यादा डिटेल में अंदर घुस के आपको चीजें बताई। एक रूट को कॉमन निकालने का मेथड क्या है, एक रूट को कॉमन निकाल के, मतलब कॉमन रूट को निकाल के वापस क्वाड्रेटिक में रख के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, फॉर्मूला मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, और सेटिंग वाला भी सवाल कराया जहां पे कुछ नहीं करना है, तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है। बात समझे? और सबसे जरूरी बात क्या है कि कॉमन रूट का एक्चुअल मतलब क्या है, हम कहां पे क्या कर रहे हैं,
उस चीज की काफी डिटेल्ड वे में आज के क्लास में हम लोगों ने चर्चा की। फिर हमने उससे भी एक अच्छा कंसेप्ट उठाया जिसको हमने बोला कि एनालिसिस ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनालिसिस में बच्चों मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का शिफ्टेड वर्जन हो सकता है या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला का शिफ्टेड वर्जन हो सकता है। अपवर्ड या डाउनवर्ड का चुनाव कहां से होता है? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से होता है। यदि बच्चा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। यदि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दोनों ही केसेस में -b/2a, -d/4a होगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के बेसिस पे और पैराबोला की ओपनिंग के बेसिस पे दुनिया में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आप लोग प्लॉट कर सकते हो, कहीं कोई मिस्टेक होने वाला ही नहीं है किसी भी कीमत पे। और फिर इसी को हमने कंटिन्यू करते हुए बोला कि इस हिसाब से भाई 6 टाइप के ग्राफ पॉसिबल होते हैं। अपवर्ड ओपनिंग के केस में 3 ग्राफ। पहला ग्राफ जब ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है, नॉन रियल रूट वाला ग्राफ। दूसरा ग्राफ जब ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच कर रहा है, को इंसिडेंट रूट वाला ग्राफ। तीसरा ग्राफ जब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वाला ग्राफ। तीनों ग्राफ्स के करस्पॉन्डिंग डी की वैल्यू नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव हो सकती थी। डाउनवर्ड ओपनिंग के केस में भी सेम कहानी होती है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इस हिसाब से मतलब जो वर्टेक्स की वाई वैल्यू है वो अपवर्ड के केस में ग्राफ की मिनिमम वैल्यू बता देती है, और यही जो वर्टेक्स की वाई वैल्यू है वो बेटा डाउनवर्ड के केस में मैक्सिमम वैल्यू बता देती है। तो अब जैसे बचपन में क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बना के हम मिनिमम मैक्सिमम निकालते थे, अब उस चीज को थोड़ा सा और तेजी से कर सकते हो, थोड़ा सा और आसानी पूर्वक कर सकते हो। फिर एक जाते जाते हमने कंसेप्ट पढ़ा कि डी नेगेटिव डी वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में लगता था डी नेगेटिव आ गया बकवास हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। नेगेटिव डी वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा अपवर्ड ओपनिंग के साथ अगर डी नेगेटिव है तो ग्राफ हर हालत में पॉजिटिव होगा, भले एक्स कुछ भी हो जाए, -1 करोड़ -2 करोड़ हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। अगर डाउनवर्ड ओपनिंग के केस में अगर डी नेगेटिव है तो ग्राफ हर हालत में नेगेटिव हो जाए, भले एक्स कुछ भी हो जाए। और इस पे मैंने एक छोटा सा सवाल आज की क्लास में आपको लिख दिया है। अगले वाले क्लास में ग्राफ की वजह से पूरी नॉलेज को मैं आपको दे चुका हूं, बट अगले वाले क्लास में इस नॉलेज को तुम कितना अप्लाई, और एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया उसका आंसर सब लोग जरूर मुझे बताना कमेंट में, ठीक है ना। अगले वाले क्लास में मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बना के मैं तुमसे पूछूंगा अच्छा एबीसी निकालना कैसे होता है। हालांकि उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग दे ले जाओगे और बहुत ही मजा आएगा यदि आज के क्लास का कंसेप्ट आप समझ गए हो तो इस मैसेज के साथ बच्चा मैं आज के क्लास को ओवर करता हूं। चैनल पे सब लोग सब्सक्राइब बने रहना, वीडियो पे थोड़ा सा लाइक वाला बटन दबाना, मोटिवेशन बढ़ेगा, और सेकंड नंबर पे कमेंट करके सब लोग आंसर को जरूर बताइए। लगे रहिए बच्चा, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, पूरी क्वालिटी, पूरे डेप्थ और पूरी डिटेल के साथ पूरी की पूरी जेईई मैथमेटिक्स को आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। इस मैसेज के साथ आज की क्लास को ओवर करता हूँ। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द क्लास। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।